So, good noon, everyone. Please welcome the Master of Ceremony, Mr. Dhiren Dubey, sir. Please welcome. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सभी आज की सुबह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का स्वागत करते हैं आज के इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। और आज मैं ईश्वर को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे आज इस मीटिंग के अंदर एमओसी करने का मौका मिला। ये सौभाग्य की बात है कि एमओसी करने का मौका मिलता है, राइट? है ना? हम लोग हर बार एक हमारा एक डेजिग्नेशन जब सेट होता है, हम लोगों को लगता है कि नहीं, सिर्फ हमें यही बोलना है। नहीं, सबसे ज्यादा मजा तो इस पे आता है, एमओसी करने में, मास्टर ऑफ सेरेमनी करने में, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, राइट? तो आज मुझे ये मौका मेरी जो ट्रेनिंग टीम है उनके द्वारा दिया गया, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने को कि आज मुझे ये काम भी सीखने का एक मौका मिला। और कितने लोग आज ऐसे हैं जो सीखने के लिए तैयार हैं, राइट? लर्निंग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मेरा एक कहावत है, विदाउट लर्निंग जीरो अर्निंग। बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। और हमें सीखते रहना है और सिखाते रहना है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और आप सब जो आज इस ट्रेनिंग के अंदर है, जो इस मीटिंग के अंदर है, जो इस प्रोग्राम के अंदर है, तो आप सभी, ये प्रूफ है इस बात का कि आप सभी सीखने के लिए तत्पर तैयार हो, राइट? तभी आज आप इस मीटिंग के अंदर हो, समय से हो। वरना बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया जाता है, बहुत सारे लोगों का कहते हैं अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों के दरवाजे पे दस्तक देती है, लेकिन बहुत ही किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो उस दरवाजे को खोलकर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, राइट? तो आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत खास है। और आपको पता है, एकाना मैनेजमेंट के द्वारा हमको एक फ्राइडे को कैप्सूल दिया जाता है और एक संडे को कैप्सूल दिया जाता है, राइट? कितने लोग हैं जो लगातार दोनों कैप्सूल्स खा रहे हैं? नागा तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। क्योंकि अगर हम न्यूट्रिशन लेने में नागा करेंगे तो हम अनफिट हो जाएंगे, राइट? और जो फ्राइडे कैप्सूल मिलता है और जो संडे कैप्सूल हमें मिलता है, वो कैप्सूल हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए है, वो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, वो हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए मिलता है हमको, राइट? तो आप सभी, मेरे ख्याल से जितने भी लोग आ रहे हैं, ये 13 जो लोग हैं, ये फ्राइडे और संडे के कैप्सूल से, फ्राइडे और संडे का जो न्यूट्रिशन है, ये नागा नहीं कर रहे हैं। ये जो ब्रेन न्यूट्रिशन मिलता है आपको, इसमें आपका बिल्कुल नागा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं हर बार एक बात कहता हूं कि अकेले आओगे तो सिर्फ सीखोगे, और अगर लोगों के अपने साथ, अपनी टीम के साथ में बैठोगे, अपने परिवार के साथ में बैठोगे, और हर उस शुभ चिंतक के साथ में बैठोगे जिसके जिसके लिए आप सोचते हो कि जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वो भी आगे बढ़ना चाहिए, राइट? क्योंकि आपको भी किसी ना किसी व्यक्ति ने इस बिजनेस के लिए इंट्रोड्यूस किया था, जो आज आप इस बिजनेस को सीख रहे हो, समझ रहे हो, कर रहे हो, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको सेल्स के ऊपर बहुत अच्छी मास्टरी मिलने वाली है। बहुत अच्छी आज जो शख्सियत आज आपको उस सेल्स पे मास्टरी के बारे में बताएंगे, कुछ 16 पॉइंट्स आपको देंगे। वो जो चैलेंजेस हैं जो मार्केट में आपको मिलते हैं, वो चैलेंजेस, उन चैलेंजेस से कैसे बाहर निकला जाए, वो सारे 16 पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण 16 पॉइंट्स वो आपको बताएंगे। लेकिन वो 16 पॉइंट्स सिर्फ एक ट्रेनिंग के अंदर आपने उसको इतने आसानी से कहते हैं ग्रैब नहीं करना। उसको एक एक चीज को बारीकी से, आप लोग डायरी पेन सब कुछ एक दिन किनारे रख दीजिए। आज की ट्रेनिंग में छूट है आपको, डायरी पेन जो भी है वो सब आप किनारे करिए। पूरा 100% मौजूदगी चाहिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि आज जो शख्सियत, जो पर्सनालिटी आपके सामने आए हैं, उनका टाइम स्पेशल लिया गया है इस ट्रेनिंग के लिए, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो अपनी अलग अलग राय देते हैं, लेकिन आज अगर इनका एक विशेष टाइम आप लोगों को सिखाने के लिए अगर लिया गया है, तो दोस्तों आपको भी अपनी 100% मौजूदगी देनी है। और तभी वो चीजें इक्वलाइजेशन पे आएंगी, राइट? और आज जो 16 पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं वो आपको मदद करेंगे आपके बिजनेस में कैसे ग्रोथ मिले। आपको मदद करेंगे कि किस तरीके से जो आपको चैलेंजेस आते हैं, आपको बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हैंडल करनी पड़ती है, बहुत सारे सेल्स में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उन प्रॉब्लम से कैसे आज बाहर निकले, वो चीजें आज आपको उस ग्रेट पर्सनालिटी के द्वारा पता लगने वाली है। और उस ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में अगर मैं कुछ शब्द कहूँ, तो उनको एक कहते हैं, मैं अगर छोटे शब्दों में कहूँ, उनको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का लगभग 10 से 12 सालों का अनुभव है। और उस अनुभव को वो सिर्फ आज एक 60 मिनट के प्रोग्राम के अंदर आपको उसका एक निचोड़, उसका एक अंश आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो मैं देर ना करते हुए और उस ग्रेट पर्सनालिटी को मैं बुलाना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी को एक जूम के ऊपर एक माइक
ओपन करने का ऑप्शन है, उस पर मत जाइएगा। नीचे इमोजीज का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे आप क्लैप कर सकते हैं। ध्यान रखो, अंगूठा कोई नहीं दिखाएगा, है ना। जब कोई ग्रेट मेंटोर आते हैं अपने स्क्रीन पे, तो हमको क्या करना होता है? क्लैपिंग करना होता है, राइट, फ्लावर्स भेजना होता है ना। तो लेकिन हम अंगूठा दिखाने वाला जो ऑप्शन है, मैं उसके खिलाफ हूं। तो आपको अंगूठा नहीं दिखाना, ठेका दिखाने वाला कोई काम आज हम नहीं करेंगे, राइट। तो मैं देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, कॉल करना चाहूंगा ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर वरदान आदित्य सर। प्लीज वेलकम वरदान आदित्य सर। ओवर टू यू सर। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, सो गुड नून एवरीवन। आई गेस थोड़ा सा माइक चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी वॉइस इको नहीं कर रही होगी। अब क्लियर आ रही है? ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर मैं आपका एचओसी वरदान आदित्य इकाना हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड का आपके सामने आपको स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। और मैं आज बताने जा रहा हूं एक अपना अनुभव, 15 साल का, जो सेल्स में मैंने इस चीज को महसूस किया, और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में मैंने सीखा है उसको आपके साथ मैं बांटूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई जो यहाँ पे बैठा हुआ है, हर कोई सीखना चाहता है ना। और सिखाने वाले गुरु भी आपके पास है। लेकिन क्या मैं आपसे छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ कि जब सिखाने की बात आ ही रही है तो मैं एक ऐसे शख्स का नाम लूंगा जिसको सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं, पर उसकी तरह बनना कोई नहीं चाहता। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को ही अपना ट्रेनिंग प्रोसेस हो या फिर लर्निंग प्रोसेस हो, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को ही सिर्फ जिया है। उसने अपनी जीवन को सारी पूंजी उस टारगेट में लगा दी, उस टारगेट को अचीव करने में लगा दी। और उसके गुरु ने भी उसको वो शिक्षा दी जिससे वो टारगेट अचीव कर पाया। पर वो गुरु ने इंटरेस्ट तब दिखाया जब उसको दिखा कि हाँ, इस शिष्य ने उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो मेहनत करी है, रात दिन परिश्रम किया है। और ऐसे शख्स को हम लोग जो है पूजते हैं। हम हर भागवत में सुनने जाते हैं उसके बारे में। पर हमें लगता है कि जो भागवत सुनने जाते हैं वहां पे जाके सो जाते हैं, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि बोरिंग बहुत होती है। पंडित जी के जो प्रवचन है, पंडित जी के जो आपके मंत्र हैं, वो बहुत ज्यादा आपके कानों में समझ में नहीं आते, इसलिए आप सो जाते हैं। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, उस इंसान ने, जिस इंसान ने अपने लक्ष्य को भेदा, आंखें बंद करके भी भेद दिया जिस लक्ष्य को, उस इंसान का नाम इतिहास में लोग याद रख रहे हैं। उसके ना होने के बावजूद वो नाम आज भी अमर है, जिसका नाम है अर्जुन। और अर्जुन को बनाया किसने? उसके गुरु द्रोणाचार्य ने। तो आप सभी सीखने बैठे हैं, तो अर्जुन की तरह रहिएगा, तो मुझे भी मजा आएगा द्रोणाचार्य बनने में। अदरवाइज वो चीजें आपसे मिस हो जाएंगी जो आज मैं देने वाला हूं। तो यहां से हम अपनी प्रेजेंटेशन को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। आज फिर से इकाना ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके सामने आके एक प्रेजेंटेशन रखने की, वो भी सेल्स पे। अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन पे अपनी प्रेजेंटेशन रखी है मैंने, सेल्स के बारे में बात नहीं करी थी। बट आज आज हम एग्जैक्टली हम सेल्स पे बात करेंगे। रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि सेल्स से ही हमारा लक्ष्य, जो हमारा मिशन है, समृद्ध भारत और उसके साथ ही साथ स्वस्थ भारत, दोनों ही मिशन आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा रीजन ये है कि जब आप उस सामान को लेके घर घर तक पहुंचाओगे, उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके पास, आपके पास पैसे आएंगे, उसी के साथ आपका लक्ष्य जो है आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। और जिस तरीके से आपने बेहतरीन तरीके से मुझे इनवाइट किया है और इस मीटिंग का आगाज किया है, मैं यही चाहूंगा कि अंजाम भी उसी तक मैं लेके जाऊं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और थैंक यू काना फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। तो लेट्स बिगिन our presentation. तो सभी के सामने प्रेजेंटेशन सामने है, और इसमें सबसे पहला स्लाइड जो है, सेल्स चैलेंजेस एंड हाउ यू कैन मास्टर देम। इसको मास्टरी कैसे मिले, सेल्स चैलेंजेस क्या क्या होते हैं।
हम सभी के बहाने जानते हैं, हम सभी का सुनते हैं कि ठंड बहुत है, कभी गर्मी बहुत है। इसके बाद जब हम अपने पेशेंट्स के पास जाते हैं या कस्टमर्स के पास जाते हैं या किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं या फिर लीड के पास जाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? यार सर, उसके पास टाइम नहीं था, उसके पास ये नहीं था, हम उसके पास गए थे पर वो नहीं मिला। तो क्या क्या कारण है कि हम इस चीज को कभी भी, चैलेंजेस को फेस क्यों कर रहे हैं, और क्यों आज हमें आज नौबत आई है कि हम चीजों को ये समझें कि आखिर हमारी गलती कहाँ कहाँ हो रही है? जबकि यहाँ पे सारे धुरंधर बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो सेल्स ना करता हो। यकीन मानिए, आप बचपन से लेके अभी तक सेल्स करते आए हैं, है ना? अगर अगर आपको लगता है तो मैं आपको उदाहरण दूं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर टॉफी खरीदते हैं और ऐसी टॉफी होती है जो बहुत एक्सपेंसिव हो या यहाँ नहीं मिलती है, वो जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और उससे कमोडिटी लेते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं। या तो वो कहीं ना कहीं कोई कार्ड होता है, या तो वो कहीं ना कहीं टॉफी होती है, या फिर वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी टर्म्स में उसको एक्सचेंज करते हैं, यानी कि पैसे में। और सेल्स आज का नहीं है। हम लोग ने इस सेल्स को बहुत गलत समझ लिया। सेल्स को हमने क्या समझा, मैं नहीं जानता लोगों के प्रोस्पेक्ट में क्या आया, लेकिन उन्होंने एक शब्द निकाला हिंदी में, बेचना। और ये बेचना वर्ड जो है ना, बहुत बहुत नेगेटिव रहा। जबकि अगर देखा जाए तो चाहे वो आपका मुगल साम्राज्य रहा हो, या फिर अंग्रेजों का साम्राज्य रहा हो, या फिर उससे पहले कहीं कोई भी साम्राज्य रहा हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान का हो या फिर शिवाजी का रहा हो, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने हमेशा ये रहा है कि हमने कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज किया है। ये सेल्स है क्या? आखिर ये सेल्स क्यों जरूरी है? तो सेल्स का एक सिंपल सा मतलब था। पहले क्या था कि सिंपल सी हम लोग कमोडिटी को एक्सचेंज करते थे, एक के बदले दूसरी लेके जाते थे, या तो वो पैसे के टर्म्स में होती थी, या तो वो एक सामान के जरिए दूसरे सामान को एक्सचेंज करते थे। गेहूं के बदले चावल हो गया, या फिर गेहूं खरीदने के लिए हम सोने के सिक्के दे रहे हैं, या फिर कांस के सिक्के दे रहे हैं, या फिर हम उसको सिल्वर या फिर चांदी के सिक्के दे रहे हैं। तो ये सारे सही कहीं ना कहीं हमारी कमोडिटीज एक्सचेंज करने के लिए पहले ये था। लेकिन सेल्स आज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेल्स आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी एक्सचेंज नहीं रह गया है। सेल्स एक ऐसी चीज है कि आज के टाइम में सेल्स एक आपका नॉलेज पार्ट, एक कॉन्सेप्ट, एक फिनोमेना बन के रह गया है। आज आपको समझना होगा कि सेल्स एक कैसे फिनोमेना है। ये कैसा फिनोमेना है जहां पर आपके विचार, आपकी विचारधारा, आपका ट्रस्ट, आपका प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की नीड, उस प्रोडक्ट की वैल्यू, वो आपकी वैल्यू, आपके आपकी जेब में पैसा, ये सारी चीजें मिला के सेल्स हो गया है। अब सेल्स सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रह गई है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं गलती? हम जब भी कभी सेल्स की बात होती है तो हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ बेचना है। और आप लोग क्या करते हो कि नहीं, हम बेच नहीं सकते, हम बेच नहीं पाएंगे कोई भी चीज। लेकिन आप कभी भी कोई चीज लेके आते हैं घर में, किसी के यहां से सोना खरीद के लाते हैं, और सोना जब अच्छा निकल जाता है तो अपने पड़ोस में किसी को बताते हैं या अपनी बहन को बताते हैं। इसको कहते हैं रेफरल सेल। आप फिर भी सेल करते हैं, लेकिन आपको फिर भी ये ज्ञान नहीं है कि वो सेल्स काउंट कैसे करें, उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो सेल्स होती है, एक्चुअल में वो रेफरल सेल्स होती है। उस दुकानदार के लिए काउंट करता है जिस दुकानदार का आप सामान लेके आए हैं और उसको आप घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा मिशन एक ऐसा है जहां पे हम आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, लोगों के घर से बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या हम ऐसा करें, कि कैसे करें और कैसे सेल्स होती है। आप सेल्स को सिर्फ एक सिर्फ बेचने का जरिया समझ के रखा है। आपके घर में जब कोई सेल्स पर्सन आता है तो आप क्या करते हो? उसको नहीं सुनते हो, आप कहते हो बेचने वाली आई है। कल मैं एक जगह गया, तो वहां पे हम लोग का इंट्रोडक्शन हो रहा था। तो वहां पे एक इंट्रोडक्शन के समय एक महिला ने बोला, ये योग वाले हैं। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट हमारी पहचान बन रही है कि हम योग वाले हैं, हम योग कराते हैं। पर क्या, जब आप सेल्स करने जाते हो, कोई बोलता है कि बेचने वाली आई है या बेचने वाले हैं, तो क्या आपको गर्व फील होता है? क्या प्राउड फील होता है? प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, तुरंत लिखिए और अपनी सही फीलिंग लिखिएगा। आज की मीटिंग के दौरान जो आप लिखेंगे उसको सही फील करके लिखिएगा, बिकॉज ये दिल से दिल तक की बात है, ये मंथन की बात है। तो लिखिए, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। अगर कोई कहता है कि बेचने वाली आई है तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा या बुरा? जल्दी से लिखिए, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी। आज आप बने रहिए हमारे साथ ताकि सेल्स चैलेंजेस हम बीट कर पाए। और आज में यकीन मानिए, मैं आपकी राय बदल दूंगा सेल्स के प्रति। जो सेल्स वुमेन होती हैं या सेल्स पर्सन आते हैं आपके घर में, उनके प्रति राय बदल दूंगा, क्योंकि वो आपके लिए समय निकाल के आपके पास आए हैं, ना कि सिर्फ यूं ही चले आए हैं।
उनको पता है कि आपकी नीड है, वो नीड से लेके आए हैं आपको, आपकी जरूरत को पूरा करने आए हैं। आपको नहीं लगता कि उनको समय देना चाहिए? आप सब ने लिखा है बुरा लगता है, सोनम जी ने कहा है अच्छा लगता है, ओके। तो मेरा एक सवाल और, जिनको जिनको जिनके घर में सेल्स पर्सन आते हैं, क्या वो प्रॉपर उनको सुनते हैं? क्या जाके उनके बात को सुनते हैं कभी? देखिए, अगर आपके घर में कोई सेल्स पर्सन आएगा और आप उनको इज्जत नहीं देंगे और आप बात नहीं करेंगे और आप खुद सोचेंगे कि सेल्स पर्सन बन जाए, तो जीवन में नहीं बन पाएंगे, बिकॉज जो कठिनाइयां उन्होंने फेस करी है ना, वो आपने फेस नहीं करी है। और जब आप किसी को रिवर्स, आप किसी को, जब यूनिवर्स आपको देने की कोशिश करता है, जब यूनिवर्स देना चाहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वही कार्य करना होगा, वही कर्म करना होगा जो दूसरों ने किया है, तब जाके यूनिवर्स आपको देता है। और आप जब भी जाओगे किसी के घर पे सेल्स पर्सन बन के इस तरीके से, तो आपकी भी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपने भी उनकी बात नहीं सुनी। बेचने से घबराते क्यों हैं आप? क्या चीज ऐसा बेच रहे हैं? क्या वो चीज ऐसी है जिससे वजह से आपको शर्मिंदगी फील होती है? क्या ऐसा है? तो यकीन मानिए, आप अपनी राय बदलिए। मैं एज अ इंटरव्यूअर की बात कर रहा हूं कि जब मैं जॉब के लिए जा रहा था, आज एक एक पर्सन जो जॉब के लिए जाता है इंटरव्यू करता है, और जब इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि अपने बारे में बताइए, कौन है आप, तो आपको क्या लगता है कि वो बेचना नहीं है? आप वेल सूटेड होके जाते हैं और आपसे पूछा जाता है, हु आर यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप बड़े उससे शालीनता से जवाब देते हैं कि मेरा नाम वरदान आदित्य है और मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने यहाँ यहाँ से फलाना डिग्री पाई है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया है। तो ये सब क्या कर रहे हैं आप? क्या अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं? क्या अपने आप को बेच नहीं रहे हैं? हर इंसान अपने आप को बेचता है दोस्तों, तब जाके कहीं उसको उस चीज की वैल्यू पता चलती है। और जब उसको तौला जाता है तराजू में उसके मैट्रिक टर्म्स के हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एमबीए किया हुआ है, कोई आएगा तो उसने ग्रेजुएशन करी है, कोई आएगा तो कहेगा मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको मैट्रिक टर्म्स में तौला जाता है, तब जाके वो अपने आप को साबित कर पाता है, वही होती है सेल। तो क्या आपने अपने आप को बेचा है कभी? हमारे योग आसन हेल्थ क्लब, जो मैं एज अ ओनर बात कर रहा हूं कि मेरे योग आसन हेल्थ क्लब में लोग आते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो अपने रिजल्ट्स को ले जाके दूसरों को साझा करते हैं, उनको बताते हैं कि मैंने ये रिजल्ट वहां से पाया। मुझे बहुत खुशी होती है जब वहां से लोग आते हैं उनकी बात सुनकर, मैं उनके विश्वास को जीतना चाहता हूं। तो तब मुझे लगता है कि मैंने सेल्स का काम किया। क्या मैं ये बेच नहीं रहा हूं? मैं रिजल्ट्स नहीं बेच रहा हूं? तो आप लोग क्यों घबराते हैं इस चीज को करने से? आपको क्यों क्यों इस तरह की शर्मिंदगी फील होती है कि हमें बेचना पड़ रहा है? आप इस सेल्स पर्सन का दर्द समझिए। वो आपकी जरूरत को पूरा करने आया है। सेल्स का मतलब सिर्फ यही नहीं है, वो आपकी नीड को जान के आया, आपकी नीड को पूरा करने आया है। इसकी वजह से वो आपके दरवाजे पे आया है और कह रहा है कि आप मुझसे सामान ले लो, कहीं मत जाओ पर मुझसे सामान ले लो। यही एक अपॉर्चुनिटी देखी स्विगी वालों ने। आपको दर दर जाके आपको रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता था, पर स्विगी वाले आज क्यों सक्सेसफुल है? रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को समझा। और वही सेल्स पर्सन एक सामान लेके दूसरी जगह से आता है और दूसरी जगह डिलीवर करता है, उसका पैसा उसको मिलता है, और उसको आप बहुत वाह वाह करके आप उसको पैसा भी देते हो और उसको एक टिप भी आप ऑफर करते हो। तो दोस्तों, ये दुनिया पूरी जो है पूरी सेल्स में है। रीजन सिर्फ इतना है कि हमें पता नहीं है कि ये रेफरल सेल हो रही है या फिर हम कहीं जो सेल करने जा रहे हैं हमें वाकई में किसी का दरवाजा खटखटा के बेचना है। ऐसा आपको समझना होगा। आज वही चैलेंजेस को दूर करने के लिए हम प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारी पहली स्लाइड जो थी, कैसे इसको मास्टर करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ओके, तो पहला, रिप्रेजेंटेटिव चेजिंग द रॉन्ग गोल्स, यानी कि जो सेल पर्सन है वो अपना डेफिनेट गोल्स नहीं जानते, वो किस चीज को फॉलो करना है, किस चीज को चेज कर रहे हैं, यानी कि उसके पीछे भाग रहे हैं, उनको नहीं पता है कि क्या गोल है। आज जितने भी लोग यहां पे बैठे हुए हैं वो इकाना के बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव हैं, इकाना बिजनेस ओनर्स। हर किसी की जिम्मेदारी है कि हम आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाएं। हमारे प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी है, हमारे प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट्स है, उनको घर घर तक पहुंचाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे पहुंचेंगे? आपको ये चीजें समझनी होंगी। अच्छा, आज सिर्फ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात है तो ईबीओस, आपको सिर्फ आपकी बात होगी आज। आपसे जब कोई सवाल किया जाता है, जैसे कि आज का दिन कैसा रहा, हाउ वॉज योर डे, तो आप लोग क्या करते हो? आप सीधे बताते हो मैंने इतनी कॉल्स करी, मैं इतने लोगों के पास गया, इतने घर के पास गया, मैं इतने घरों में विजिट करी, मैंने वहां पे पैम्फलेट्स बांटे, वहां पे फ्लायरिंग करी, मैंने वहां पे ये किया, मैंने वहां पे वो किया, मैंने एक्टिवेट पार्टी में लोगों को गैदर किया, वहां पे ये सारी चीजें। आप
मैट्रिक टर्म्स में अपनी एक्टिविटी को बताते हो। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था, हाउ वॉज योर डे? क्या आपने उस काम को एंजॉय किया? आप सिर्फ टास्क के पीछे लग जाते हो। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है कि आपके सीनियर ने कोई टास्क दिया है, बस उसी को पूरा करना है, वो पूरा हो जाए बस किसी भी तरीके से। अगर किसी को मान लीजिए कॉल करने की ड्यूटी दी है, किसी को कहा गया है कि आपको लीड जनरेट करनी है बाय कॉल, तो आप क्या करोगे? उसको टारगेट दिया है कि आपको 1000 कॉल करनी है, वो बस सिर्फ लग जाता है 1000 कॉल करने में। उसको इससे मतलब ही नहीं है कि उसका मैट्रिक टर्म्स का आउटकम क्या निकलेगा। उसने सिर्फ 1000 कॉल कर दी, अब मेरा काम डन, मैंने शाम को बैग उठाया, अपनी डायरी पेन उठाया और चल दिए। क्या ये है सेल? क्या यही था आपका गोल? उसके बाद व्हेन टीममेट चेज नंबर्स दे डोंट टाई बैक टू रेवेन्यू। आपने जो काम किया उसका रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ, क्या उससे आपने उसको रिलेट किया? आपने सारा समय हो सकता है कि ऐसे काम में लगा दिया हो जहां पे आपको परवाह ही नहीं कि उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। जैसे सपोज दैट आपको 1000 कॉल करनी थी, आप 100 कॉल करने के बाद आप थक गए, डिमोटिवेट हो गए, तो आपने क्या किया? एक कप कॉफी पी ली। अब ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या ये लो इम्पैक्ट टास्क जो आपने करा, अपनी लाइफ में चूज किया, उस पे जो उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा? उसके बाद मैं तो एग्जांपल उदाहरण देता जा रहा हूं। आपने अपने सेल्स के दौरान जो चीजें आपने शुरुआत करी, जो चीजें आप करते आए, क्या उस कॉल के दौरान आपने ये सोचा कि इससे इंपैक्ट कितना आएगा हमारे रेवेन्यू में? क्या ये कॉल फ्रूटफुल थी? ये सारे सवालों के जवाब आपने सिंपल से, जब कोई आपसे पूछता है तो आप बोलते हो सर हमने तो 100 कॉल्स कर दी। अगर मैं आज किसी से पूछूं आपने फ्लैरिंग करी, तो वो कहता है कि मैंने आज फ्लैरिंग कर दी और मेरा काम हो गया, डन सर। आपने मुझसे आज फ्लैरिंग करने के लिए कहा था, मैंने सारी फ्लैरिंग कर डाली। तो क्या ये सारी चीजें आपको लगता है कि ये सही गोल की तरफ आपको लेके जाएंगी? क्या आपका गोल्स पहले से डिसाइडेड था? क्या आपने आज का टास्क पहले से डिसाइड किया था? आप आपने फोकस किया नई लीड्स के ऊपर, आपके पास नई लीड्स आई। उस लीड्स के बाद आपने क्या उस लीड को बाइफिकेट किया, कितनी फ्रूटफुल थी कितनी नहीं थी, उसके बारे में आपने क्या कोई भी पॉइंट्स नोट डाउन किए? आज तक आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या जितने भी प्रोस्पेक्ट आपके पास आए या लोगों से आप मिलने गए हैं, आपने जो भी किया है, क्या उनके नंबर्स, उनके नाम, क्या आपके पास नोट हैं? आप किसी को जानते भी हैं एक बार नाम से भी? सेल्स में सबसे बड़ी बात होती है कि आप जाते हो, सिर्फ अपना जो काम दिया गया है, तो आप अगर मान लेते हैं किसी से मीटिंग कर रहे हो फेस टू फेस, तो आप जाके सिर्फ उसके ऊपर पिच डाल देते हो, डायरेक्ट आप सीधा सीधा प्रोडक्ट बता देते हो जाके, आप सीधे सीधे सब कुछ बता देते हो जाके। आप यहां तक कि मौका ही नहीं देते किसी को सुनने का। आपको ये पता ही नहीं है कि आखिर आपका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कहां से होना है, आपका कॉन्वर्सेशन एंड कहां होना है। यहां पे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनको जो लीड्स लेके आ रहे हैं उसको पाइपलाइन में डालना, पाइपलाइन का मतलब क्या है आपको ये भी नहीं पता है। जो नए लोग आए हैं, जो पुराने लोग हैं, क्या मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कितनी लीड्स आपने फनलाइज करके उनको नोट डाउन किया है और कहीं बाइफिकेट किया है कि ये हॉट कॉल्स है, ये कोल्ड कॉल्स हैं, इसके बाद कोल्ड कॉल्स में भी सेगमेंट्स बनाए हैं, हॉट कॉल्स में भी सेगमेंट्स बनाए हैं, उनमें आपने सोर्सेस फाइंड आउट किए कि किन किन सोर्सेस से मैंने नंबर्स को लिया है? क्या ऐसा कुछ फनलाइजिंग किया है आपने? कभी कोई फनल बनाई है जहां पे आपके खुद के लीड्स आए? ऐसा किसी ने नहीं किया है। तभी तभी आज आप सेल्स के नाम से डरते हैं, क्योंकि सेल्स एक प्रोसेस, एक फिनोमिना है। मैंने पहले ही बोला, ये एक आर्ट है, ये जिंदगी जीने की कला है। जो लोगों को कहते हैं ना, अगर गंजे को आपने कंघी बेच दी तो ये कला है आपकी, ये नहीं कि आपने उसको मूर्ख बनाया है। लेकिन हम अधिकतर ये समझते हैं कि जो सेल्स में होते हैं वो मूर्ख बनाते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो फेक कमिटमेंट करते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। अब दोस्तों ये सारी चीजें हैं, तो इसको फिक्स कैसे करना है? सेट क्लियर गोल्स दैट टाई डायरेक्टली टू रेवेन्यू। अगर आप कॉल्स कर रहे हो या किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो, तो आपको यह देखना है कि आपने जो भी एक्टिविटी प्लान करी है, कुछ भी किया है, उससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा और कितना रेवेन्यू आपने उससे बाइफिकेट करके बजट में लिखा हुआ है। मान लेते हैं कोई एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं और उस एक्टिविटी के दौरान आपका 1000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च हो रहा है, तो 10,000 रुपए आप उस एक्टिविटी से ऐसा क्या करेंगे, उस एक्टिविटी से वो 10,000 रुपए निकल जाए।
तो आपको क्या करना है, अपने गोल्स को क्लियर करना है, गोल्स को आपको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करना है और उसको डायरेक्ट अपने रेवेन्यू से कनेक्ट करना है। उसको आप भूल नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। आप जैसे यहां पे सेकंड पॉइंट लिखा है, इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग 100 कॉल्स, ट्रैक हाउ मेनी लीड्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, हाउ मेनी प्रपोजल्स वर सेंट। यहां पे कहा है कि आप जो 100 लोगों को कॉल कर रहे हो दिन भर प्रतिदिन करते चले जा रहे हो, इससे बेटर है कि जो प्रोस्पेक्ट आपके पास आया है उसको देखिए वो प्रोस्पेक्ट किस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इससे ज्यादा तो काम आपका उस जगह हो जाएगा जहां पे प्रोस्पेक्ट्स को आप अगर नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दोगे। यानी कि अगर आपने प्रोस्पेक्ट्स को ला के यहाँ पे रिजल्ट्स अगर आपने बनाया, रिजल्ट्स बनाने के बाद उन प्रोस्पेक्ट्स को आप एक हायर लेवल पे लेके गए, तो आप उससे ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, ना कि आप उससे कि जो आप 100 कॉल्स करते चले जा रहे हैं दिन प्रतिदिन और आप उसको कहीं भी बाइफिकेट करके लिख नहीं रहे हैं। उन प्रपोजल्स को, जितने प्रपोजल्स आपने सेंड किए हैं लोगों को, उनकी एक कॉपी बननी चाहिए, एक कहीं ना कहीं आपके पास नोट होना चाहिए। एक सेल्स पर्सन के पास एक बिजनेस डायरी जैसे होना चाहिए जिसमें वो डेली अपनी एक्टिविटी को नोट करे, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो रिव्यूज है, ईच रिप्रेजेंटेटिव को फाइनलाइज करना है वीकली बैठ के, अपने एक्टिविटी को कैलकुलेट करना परसेंटेज के उसमें कि कितने उसने प्रोस्पेक्ट्स को कन्वर्ट किया, कितने प्रोस्पेक्ट्स की कोल्ड कॉल्स आई, किस प्रोस्पेक्ट को उन्होंने हॉट कॉल से कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्जन जो है आपका हॉट कॉल्स का और कोल्ड कॉल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्या करते हैं कि जैसे कोल्ड कॉल हो गई, इसने मना कर दिया, अरे छोड़ो यार उसने मना कर दिया, अब कौन जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अगर उससे रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो गया तो वो बिजनेस कहां से कहां तक दे देगा। तो दोस्तों, सिंपल सा है कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना है। सेल्स तभी होगी जब आप सेल्स के सिस्टम को फॉलो करोगे। क्योंकि मैं एक गुरु को फॉलो करता हूं, वो है फिलिप कॉटलर, जिसको मार्केटिंग का गुरु बोला गया है। मैं उस बाइबल के अगेंस्ट नहीं जाता, चाहे भले प्रोसेस स्लो हो, सेल्स कंटिन्यूसली आपका लार्ज स्केल में ना जा रहा हो, लेकिन एक स्टैगनेंट ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। एक स्टैगनेंट ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उस बाइबल को फॉलो करेगा, आज नहीं तो कल वो अपने मुकाम पे जरूर पहुंचेगा। ये नहीं है कि आज उसको शॉर्ट टर्म्स की उसको ग्रोथ दिख रही है, हो सकता है कि उसको लग रहा है कि आज ही ग्रोथ कर लो, आज के बाद हमें शायद मौका ना मिले। पर इंस्टेंट ग्रोथ के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं वो इंस्टेंट मनी आपके लिए सिर्फ इंस्टेंट जरूरतें पूरी करेगा, लॉन्ग टर्म की बिजनेस इनकम नहीं देगा। आप एक बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, इकाना बिजनेस ओनर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना कि अपनी मीटिंग्स को जब भी आप बुक करें, उसको अलाइन करिए, उसको नोट डाउन करिए, उस प्रोस्पेक्ट ने आपको क्या रिप्लाई दिया, उस प्रोस्पेक्ट ने वो रिप्लाई क्यों दिया, क्योंकि ये आपके पास होना चाहिए। तभी आप जाके कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनेंगे, एक कहीं ना कहीं वेलनेस कोच बनेंगे, जब उसकी जरूरतों को समझ के उसकी नीड को पूरा करेंगे। और तब आपसे उस सेल्स को क्लोज करने से कोई नहीं रोक सकता। वो आप सेल खुद क्लोज करेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नो विजिबिलिटी इनटू फनल लीकेज। अब आप जो इसका मतलब है, एक्चुअली इन टर्म्स का मतलब समझिएगा, बिकॉज ये जो रूल्स है ना, ये हमेशा हमेशा वैसे ही रहेंगे जो आज से शुरुआत से चले आ रहे हैं। ये चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक तरीके का बाइबल रूल है सेल्स का, कि नो विजिबिलिटी इनटू फनल लीकेज। ये कहता है आपका कि आपके पास जितनी भी लीड्स आई हैं हफ्ते भर में, जितनी भी डील्स आपने क्लोज करी हैं, उसमें से आप फाइंड आउट करिए कि किन डील्स में आपकी क्लोजिंग फर्स्ट कॉल में हुई है, किस में सेकंड कॉल में हुई है, किस में थर्ड कॉल में हुई है, या फिर कुछ ऐसी डील्स हुई होंगी जो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में किसी में नहीं आई होंगी और ड्रॉप ऑफ हो गई होंगी। क्या आपने कभी भी उन लीड्स के बारे में सोचा? क्या कभी भी आपने अपने लीड्स जो आपसे छूट गई हैं, जो आपसे नहीं हो पाई हैं, क्या उनके बारे में आपने कहीं भी रिमार्क्स डाले हैं? क्योंकि मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे रिवाइव करना है। क्योंकि रिवाइव बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कोई भी इंसान आपके पास आया है वो बेकार नहीं है। लेकिन आपकी वजह से, आपकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या फिर आपकी कुछ ऐसे पिच की वजह से, शायद वो आपको छोड़ के कहीं और चला गया हो, कहीं और मूव कर गया हो। तो क्या आपने ये काम किया था दोस्तों? क्या आपने हर एक प्रोस्पेक्ट का लीड पार्ट लिखा था? नहीं। तो आप कैसे उनको फनलाइज करोगे, कैसे आप उनको कहीं ना कहीं जाके आगे चल के उनको टच करोगे, कैसे उनसे बात करोगे? यही सारी चीजें हैं जो हम लोग के अंदर क्या होता है कि हम कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं, हम अपने आप को रिजेक्ट कर लेते हैं कि आज पता है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है,
आप बहानेबाजी करने लगते हो। बहानेबाजी एज इन ऐसा नहीं है, ये मजबूरियां हैं जो आपकी कराती हैं। जब आपको पता चल जाता है कि एक जगह से नो मिल गया है, तो दूसरी तरफ का नो का जवाब आप खुद देते हो, जबकि वो कस्टमर नहीं देता। हो सकता है कि दूसरा वाला आपको यस कर दे, लेकिन नहीं, आप जाते ही नहीं हो, सीधे सीधे उसका रिप्लाई दे देते हो। आप खुद ही उसका रिप्लाई दे देते हो। आपके अंदर बहुत बुरी आदत है कि आप सीधे सीधे रिप्लाई दे दोगे। अरे आपने क्या उस पे जाके बात करी? द लैक ऑफ विजिबिलिटी लीड्स टू गेस वर्क्स, लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट। आप गेस वर्क करने लगते हो कि आज इसके पास गया था तो उस लोकेलिटी में ऐसे ही लोग होंगे, इसी वजह से शायद वो नहीं आ रहे होंगे, इसी वजह से शायद वो नहीं आएंगे, या इसी वजह से उनको नीड नहीं है। क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में हेल्थ सेक्टर में होके किसी भी परिवार में हेल्थ हेल्थ की नीड नहीं है किसी को? एक वेलनेस कोचेस की अभी के जो आंकड़े हैं, आने वाले समय में 6 लाख से ऊपर वेलनेस कोचेस की नीड है इंडिया में। और आने वाला समय ऐसा होगा कि जहां पे आपके पास पर्सनल लोग होंगे, जहां पे आपके वेलनेस कोचेस पर्सनली लीड कर रहे होंगे। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ गेसवर्क से आपका काम चल जाएगा? आप सारी चीजें आप समझ ही नहीं पाते हैं कि, और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर क्या आदत है कि हम जाके क्या बोलते हैं कि सर उस एरिया में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो सर लगभग ऐसे ही सारे लोग कर रहे हैं। आपने क्या किया? आप तो गए थे सेल्स का प्रोसेस फॉलो करने, और आप उनकी बात सुन के चले आए। अब आपके ऊपर जो सीनियर बैठा है, जिसको आपने आइडल माना है, जिसको आपने गुरु माना है, उस गुरु के पास आप क्या मैसेज लेके जाओगे? वो गुरु तो बैठा है सारी चीजों को फनलाइज करने में, आपको चीजों को सिखाने में। और आप उसके पास जब रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेके जाओगे, तो वो रॉन्ग डेटा इंटरप्रिटेशन की वजह से वो डेटा ही गलत हो जाएगा। वो भी आपको वो चीजें नहीं सिखा पाएगा। आपने कहा कि उस एरिया में ऐसे ही लीड्स होती है, तो वो भी कहेगा कि जब ऐसी ही लीड्स वहां पे आ रही हैं तो मुझे उस एरिया में जाना ही नहीं है। और जबकि हो सकता है कि एक एरिया में रहने वाले 10,000 लोग में से सिर्फ 40 लोगों ने आपको मना किया हो, बाकी लीड्स ऐसी हो जहां पे आपको मिडिल वर्क का टाइम का मतलब आपको मिडिल काम मिल जाए, या फिर आपको हायर एंड का काम मिल जाए। कहीं ना कहीं आपके प्रोस्पेक्ट्स जो हैं, एवरेज के बेसिस में आपका काम ठीक ठाक चल जाए। पर आप उस चीज को, कहते हैं उस अपॉर्चुनिटी को भी आप ग्रैब नहीं करते, उस अपॉर्चुनिटी को वहीं पे खो देते हो। तो दोस्तों, ये जो गेस वर्क है ना, इस गेस वर्क को बंद करना है। रिप्रेजेंटेटिव्स को पता होना चाहिए कि किस तरीके से कोल्ड कॉल्स करनी है, उनको किस तरीके से जनरेट करना है, किस तरीके से उनको कन्वर्ट करना है। जिस दिन आपके अंदर, क्योंकि सेल्स क्या है, एक कॉन्फिडेंस है। सेल्स एक कॉन्फिडेंस है। जो इंसान जब जाता है ना, तो अपने प्रोडक्ट को जो लेके जाता है, तो वहां पे वो चीज जानता है कि ये प्रोडक्ट जो है एक बंदे की नीड को पूरा करेगा। उस समय उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो उसको जिता के आता है। तो इसको फिक्स कैसे करें? इसको फिक्स कैसे करा जाए? आपको अपने सेल्स के फनल को क्लियर स्टेजेस में डिवाइड करना होगा। जैसे कि लिखा हुआ है, कैसे आपने कांटेक्ट किया उनको। क्या आपने पार्टी के थ्रू कांटेक्ट किया? क्या आपने पैम्फलेट्स बांटे थे? क्या आपने फ्लायरिंग करी थी? क्या आपने कैंप लगाए थे? क्या आपने प्रपोजल सेंड किया था? क्या उनको ईमेल्स किया था, या इंस्टाग्राम पे टच किया था, व्हाट्सएप पे टच किया था, फेसबुक पे टच किया था? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको फनलाइज करके लिखनी होंगी क्लियर कट में। फिर उसके बाद हर एक स्ट्रेच पे जो लोग छूट गए, जिन लोगों से ये डील नहीं हो पाई, जिनकी फर्स्ट कॉल में छूट गई, सेकंड कॉल में छूट गई, थर्ड कॉल में छूट गई, और कोई ना कोई फर्स्ट कॉल में लास्ट स्टेज तक पहुंच गई, इन सब चीजों को आपको लिखना होगा कि आपने ऐसा क्या एफर्ट डाला था वहां पे, ऐसी क्या बात कही थी, और कैसी क्यों बात नहीं हो पाई कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज पे नहीं हो पाई वो लास्ट स्टेज पे हो गई, जो फर्स्ट स्टेज पे हो गई वो सेकंड स्टेज में क्यों नहीं हो पाई। तब आप जाके अपने ऊपर मंथन कर पाएंगे। तब इस मंथन का सही आप कहीं ना कहीं पूर्णता लाभ ले पाएंगे कि मंथन आखिर में एक्चुअली होता है क्या। तो जब ये सारी चीजें आप करने लगोगे स्टेज बाय स्टेज, आप सारी चीजें यूज दीज इनसाइट्स टू रन स्टेज लेवल्स रिव्यूज। आपको हर एक रिव्यूज काम करने पड़ेंगे अपने ऊपर, हर एक चीज को लिखना पड़ेगा, हर चीज को समझना पड़ेगा, एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, हर एक प्रोस्पेक्ट के बारे में लिखना पड़ेगा। तब आप जाके कहीं जान पाएंगे कि आपके लोकेलिटी में रहने वाले लोग कैसे हैं। जिस तरीके से आपके परिवार में रहने वाले लोग की आप सीधे सीधी चीजें बता देते हो ना, इनको ये अच्छा लगता है, उनको वो अच्छा लगता है, और मेरे बच्चे जो है ये खाते हैं, मेरे हस्बैंड को ये पसंद है। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ वक्त बिताया है। आपने उनकी एक्टिविटीज को धीरे धीरे नहीं, आपने रेगुलर उनको अपने दिमाग में, जहन में बैठाया है, तब जाके उनकी अच्छाई और बुराई को जान पाते हैं। तो ऐसा ही अपने समाज के साथ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम उनकी अच्छी 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 बातें जानते हैं, बुरी बातें जानते हैं, ताकि हम उनको पिच कर सके उसी पिच से, ताकि जब एक बार में जाए मेरा तीर निशाने पे लगे जैसे अर्जुन का लगता था।
तो क्यों नहीं करते हैं हम? क्यों नहीं हर स्टेज पे वर्क करते हैं? हर हर स्टेज पे हम लोग क्यों नहीं नोट डाउन करते वो सारे पॉइंट्स जिससे हमारी सेल्स आगे ग्रोथ करे? हम डायरी ही नहीं बनाते हैं दोस्तों। इफ टू मेनी लीड्स डाई आफ्टर अ प्रपोजल, आप कोई भी प्रपोजल लेके गए हैं, उसके बाद आपकी डील्स नहीं हो पा रही, आप सारी चीजें जो कर रहे हो उससे आपको डील्स नहीं आ रही हैं, तब आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काम करना चाहिए। आपको नहीं पता कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं। कोई भी आपके सामने आके अगर किसी चीज की तारीफ कर देगा तो आप झिझक जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि आपके पास आपका ताकत पॉइंट है क्या, आपकी जो जीतने की शक्ति है वो है क्या, वो आप भूल जाएंगे और आप वहीं पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में फंस जाएंगे। तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर, जैसे आप फॉलो अप, चेकअप, रिस्पॉन्स टाइम, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। आपको सारी चीजें टाइमली होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे लीड्स के साथ आपको टाइमली काम करना है। अगर आप ये चीजें भूल जाएंगे तो आप चीजें सही से नहीं कर पाएंगे और सेल क्लोज नहीं होगी। तो हमें कैसे फिक्स करना है इसको? हमें सारी चीजें बहुत क्लियरली लिखनी है। उसके बाद हर एक लेवल पे हर लीड को लिखते रहना है, उसके बारे में जानना है। ऐसे ही ड्रॉप ऑफ नहीं होनी चाहिए कोई भी लीड्स आपके साथ से। और सही कहीं ना कहीं आपको हर एक स्टेज पे रिव्यूज डालने चाहिए कि आपके पास जो लीड्स आई वो आपसे निगेटिव क्यों हो। ये इसके बाद आपके पास से जो निगेटिव्स हो रही हैं लीड्स, उनमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सीखनी चाहिए, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आना चाहिए। आपके फॉलो अप्स, आपका चेकअप टाइम, आपका रिस्पॉन्स टाइम इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि कोई भी इंसान आपसे छूट ना सके। एक बार आपने इन सब चीजों को करना शुरू कर दिया, यकीन मानो दोस्तों, आपके पास वो पॉजिटिव लीड्स होंगी जिसपे आप काम करके आप आगे ग्रोथ पाओगे। और अपने गुरु, अपने मेंटोर को उसमें साथ रखना। क्योंकि एक कहानी मैं यहां पे बता दूं क्यों ऐसा करना जरूरी है, कि जब जब अर्जुन के पास एक ऐसा धनुर्धर आया था जिसने एक कुत्ते के मुंह में सारे तीर जो है सारे डाल दिए थे, पर उसके बाद भी उसका मुंह जो है कहीं से भी खून नहीं निकल रहा था, वो था एकलव्य। तब गुरु ने साथ दिया था और गुरु ने अर्जुन को महान बनाने के लिए जो त्याग मांगा था उससे, एकलव्य ने उस त्याग को लिया था। तो आपका गुरु कहीं ना कहीं आपके साथ जो है, आपका मेंटोर है, वो आपको कहीं ना कहीं बचाता रहेगा हर एक चीज से, क्योंकि उसको पता है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है। तो आपको वो चीजें सीखनी होंगी और आपको जिरोक्स उसी की तरह बनना होगा। तब जाके कहीं आप कर्ण जैसा नाम कमाएंगे या फिर अर्जुन जैसा नाम कमाएंगे। टू मैनी टूल्स, नो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। टू मैनी टूल्स यानी कि आप जब भी प्रोस्पेक्ट्स को या किसी को भी अपनी तरफ से कोई भी मैसेज भेजते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आप सबका इस्तेमाल कर लेते हो। कुछ लोग एक्सेल शीट्स में काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, कुछ लोग फेसबुक का यूज करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब का यूज करते हैं, कुछ लोग ईमेल्स का यूज करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं। आप सब कुछ करते हो। कुछ लोग कॉल्स का काम करते हैं, कॉल्स पे काम करते हैं। लेकिन जब डेटा शेयर करते हो, सारी चीजें करते हो, तो मिसमैच कर देते हो। कुछ इंस्टाग्राम पे जाता है, कुछ व्हाट्सएप पे जाता है, कुछ आपका कहीं ना कहीं फेसबुक पे रह जाता है, कुछ ईमेल से शेयर होता है। तो क्या आपको लगता है कि इतने सारे टूल्स को ऐसे ही हैंडल कर लोगे आप? आपको क्या लगता है? आप सभी लोग अपना अपना सिस्टम फॉलो करने लग जाते हो। आपके पास एक सिस्टम बनाया गया है कि आप जब अपने प्रोस्पेक्ट के पास कुछ भी मैसेज भेज रहे हैं उसको फनलाइज करके लिखिए कि आपने इंस्टाग्राम के थ्रू कितने लोगों को भेजा, आपने फेसबुक के थ्रू कितने लोगों को भेजा, व्हाट्सएप के थ्रू कितने लोगों को भेजा, ईमेल्स के थ्रू कितने लोगों को भेजा। पर आप कभी भी उसको फनलाइज करके लिखते नहीं है। इतने सारे टूल्स होने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपका डेटा आपके दिमाग में ही नहीं रहता। आप भूल जाते हो किसको फॉलो अप करना है। और आप सब कहते हो कि मेरे दिमाग में सब रटा हुआ है, मुझे सब याद है। आपसे कोई चीज सिंगल प्रोस्पेक्ट की अगर मैं इंफॉर्मेशन पूछ दूं तो दोस्तों यहां पे जितने लोग बैठे हैं वो हर किसी का डेटा नहीं बता पाएंगे, कुछ लोगों का बता पाएंगे जो रेगुलर है। और जो आपसे ड्रॉप ऑफ हो गए उनका डेटा पूछ दूंगा, आपने क्या सजेशन दिया था उनको, वो क्यों ड्रॉप ऑफ हुए, आप उसका डेटा ही नहीं बता पाओगे। यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग न्यूट्रिशन तो पहुंचा देते हैं, पर उनसे फीडबैक लेने में बहुत शर्म आते हैं। उनको बहुत शर्म आती है फीडबैक लेने में। उनको फीडबैक लेने में इतनी शर्म आती है, यहां तक कि इनफैक्ट उनसे ये भी नहीं पूछ सकते कि सर मैंने आपको अगर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया था उससे आपको कुछ भी फायदा हुआ। आपको क्या लगता है कि आपने 10 दिन में 15 दिन में जो किया उसमें आपसे इतना अच्छा रिलेशन हो गया कि आपको प्रोस्पेक्ट खुद ही कॉल करके बोलेगा पीछे से कि नहीं बेटा तुमने जो दिया तो उससे फायदा नहीं हुआ, मुझे और दे जाओ शायद और फायदा हो जाए? आप ऐसा कभी नहीं करते।
एक बार किसी ने नहीं बोल दिया तो आप उसके पीछे नहीं, आप क्या करते हो उल्टा, उसके पीछे इतना लग जाते हो कि वो छोड़ देता है, या तो फिर उसको बिल्कुल ही पीछे नहीं पड़ते कि जो आपके पास आए। आप दोनों काम कर देते हो। आगे मैंने इसको लिखा हुआ है, एक प्रेजेंटेशन में अलग से इसको लिखा है, एक स्लाइड पर अलग से लिखा है। तो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी टूल्स की वजह से इतनी स्कैटर हो जाती है, और आप उसको कभी भी फनलाइज कर ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा, जब फनल का मतलब होता है कि आपको पता हो कि प्रॉपर लीड्स कहाँ कहाँ से आ रही हैं। आप आपके पास 6 टूल्स हैं, 6 को इस्तेमाल कर लेते हो और 6 के बाद कंफ्यूज हो जाते हो कि कहां से आए। या तो फिर आपके पास इतना मल्टीटास्किंग ब्रेन हो कि आप सारे इंडिविजुअल जितने भी टूल्स हैं उनके सबके फनल बनाओ, और हर फनल में लिखो कितने कितने प्रोस्पेक्ट्स आए थे, कितने कितने स्टेजेस पे आपने उनको कन्वर्ट किया, तो कहां कहां से वो छूट गए। तो इतना करना पड़ेगा। आप फॉलोअप को मिस कर देते हो। आप सिर्फ और सिर्फ जो एफर्ट्स लगाते हो वो एक डुप्लीकेट एफर्ट्स की तरह होता है। आप उसको कभी भी कहीं ऐसा लगता ही नहीं है कि जीरोक्स कर रहे हो। आपके मेंटोर ने आपको सिखाया कि आपके पास जो प्रोस्पेक्ट्स आए उसको एज इट इज हैंडल करिए जैसे उन्होंने हैंडल की, पर आप ऐसा करते ही नहीं। तो अब इनको फिक्स कैसे किया जाए? अब इनको फिक्स करने के लिए क्या है, आपको यहां पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि सेल्स कहती है कि आप एक सिस्टम को पिकअप करिए, लेकिन मैं कहूंगा आपसे आप मल्टीपल सिस्टम को पिकअप करिए, बिकॉज सेल्स कहां से आएगी ये आपको पता नहीं है। लेकिन आप एक काम करिए, जो आप सिंगल एफर्ट डाल रहे हो एक टूल चुनने में, उतना ही एफर्ट आप सब में डालिए बारी बारी से। जब आप सारा एफर्ट एक से सिंगल से सब में डालेंगे, तब जाके आपको एक बेहतरीन सेल्स पर्सन आपके अंदर नजर आएगा, और वो कॉन्फिडेंस आएगा कि खुद ही आप डील्स को क्लोज करेंगे। वो प्रोस्पेक्ट्स आपकी बात को सुनेंगे, वो प्रोस्पेक्ट आपको नजरअंदाज नहीं करेंगे। मेक श्योर एवरी रिप्रेजेंटेटिव एंड मैनेजर यूजेस इट डेली, और उसको डेली करना है, यहां सिर्फ एक बार करके भूल गए, आपने 2 दिन किया उसके बाद हफ्ते के 5 दिन छुट्टी, पता ही नहीं करना क्या है। 5 दिन आराम से बैठो, आप ड्यूटी करो नॉर्मल सी जो आते हो रेगुलर वो काम करो, और अपने काम को छोड़ दो जो एक्चुअल है। एक्चुअल काम तो यही है। अगर आप क्लब ओनर हैं तो आपके पास जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे आपको रेफरेंस निकालनी होगी, आपको रेफरेंसेस पे काम करना होगा। आप कितना उनसे जुड़ के रखते हो, आप कितना उनसे बात करते हो। तो दोस्तों कमियां क्या है वो आपको खुद समझ में आ रही होंगी, और इन्हीं कमियों पे काम करिएगा। किसी के पास अगर पॉज यानी कि पॉइंट ऑफ सेल भी है, तो वहां पे भी उसको पता होना चाहिए कि उसके पास जो प्रोस्पेक्ट आया है वो दोबारा क्यों आया, क्या उसकी जरूरत ही उसको लेके आ रही है, या हमने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसको पता चला कि हमारे पास उसके जरूरत वाला प्रोडक्ट मेरे पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको एक ही जगह पे सारी चीजों को लेके आना है। सारे टूल्स को यूज करिए और सच्चाई का साथ मत छोड़िएगा। कहीं भी अपनी बातों को मत रखिएगा, गेस वर्क मत करिएगा। अपनी जो बात आप रखें वो सही हो, सच हो, और उसी के साथ उस डेटा को नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट, लीड्स गो कोल्ड बिफोर रिप्रेजेंटेटिव इवन कॉल। जैसा आप क्या करते हो, जब आपके पास लीड्स आई, कैंपेन के थ्रू आई, कैंप लगाया आपने, कहीं भी कुछ भी किया, उसके बाद आप उनको इतना टाइम दे देते हो, या तो वो अपना इंटरेस्ट छोड़ देते हैं या तो वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों, क्यों आप उसमें इतना टाइम लगाते हैं? क्यों नहीं आप चीजों को समझते हैं कि आप जब भी कभी भी कोई भी चीज कर रहे हैं जहां पे आपके पास लीड्स आ रही हैं, तो आपको ये समझना होगा कि वो लीड्स जितनी भी हैं आपके लिए पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव ही आई है, लेकिन उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा, उनकी जरूरतों को समझकर, उनकी नीड को समझकर, उनकी चीजों को समझकर। जब आप अपनी ईमानदारी से अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को समझोगे, उनसे बैठ के बात करोगे, उनकी चीजों को समझ में आएगा, तब जाके कहीं आप अपने सेल को क्लोज कर पाओगे अपने हाथों से। एंड वंस लीड गोस कोल्ड, योर चांस ऑफ क्लोजिंग देम ड्रॉप शार्पली, और नो मैटर हाउ गुड योर पिचेस। सेकेंड पॉइंट कहता है कि आप चाहे भले कितने बड़े धुरंधर क्यों ना हो और आपकी पिच इतनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन एक बार आपने एक लंबे समय का इंटरवल ले लिया और आप उससे आपका गैप हो गया, तो वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। या तो वो छूट जाएगा, उसका इंटरेस्ट छूट जाएगा, या वो फिर अपने आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। अब इसको ठीक कैसे करना? आपको एक सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम अलर्ट लगाना है अपने लीड्स के लिए, कि आपको ये पता होना चाहिए। वो कैसे होगा? जैसे मैंने बोला, फनलाइजिंग करनी है, आपको हर एक चीज को नोट करना है। आपको पता होना चाहिए इस लीड को मैंने कब लिया था, कब उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है,
उससे आपको पूछना होगा, अगर बहुत सीनियर पर्सन है, आपसे बहुत अच्छा है, तो आपको उससे पॉइंट पूछना होगा कि मैं आपसे कब संपर्क करूं। और आपका अगर रेगुलर है, जिस तरह से आप रेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको तुरंत, आप जैसे ही अपनी एक्टिविटी खत्म करो, उसके कुछ टाइम बाद उसके पास एक मैसेज जाना चाहिए आपका, या आपकी कॉल जानी चाहिए। आप कभी भी उसको इतना गैप मत दीजिए कि वो आपसे ड्रॉप ऑफ हो जाए या किसी आपके कॉम्पिटिटर को चुन ले। ठीक है, आप वर्किंग आवर्स में ही अपने टाइम को डिसाइड करिए। उस वर्किंग आवर में, जैसे मान लेते हैं नेक्स्ट, जैसे आपने आज एक्टिविटी करी, तो आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स में उसके पास एक मैसेज जाना चाहिए। अगर आपने लास्ट डे, यानी कि आप डे क्लोज होने वाला है और आपने तब आपने किया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपके उनके पास एक मैसेज जरूर जाना चाहिए। स्पीड मैटर करती है दोस्तों। अगर स्पीड में आप काम नहीं करेंगे तो स्पीड में काम नहीं चलेगा। आप स्लो डाउन रहेंगे, स्लो प्रोसेस में रहेंगे। स्पीड मैटर करती है, समय मैटर करता है, टाइम मैटर करता है रिस्पॉन्ड करने का। आप लोगों को इंगेज रखिए। आपके पास जो सोल्यूशन है वो किसी के पास नहीं है, ये बात मान के जाइए और कॉन्फिडेंट होके जाइए, तब जाके कहीं आप कर पाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप। नो फॉलो अप सिस्टम, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मेमोरी। आप इन सब में सबसे अच्छे हैं। कोई सिस्टम फॉलो ही नहीं करना। आप क्या कहते हो, सारी चीजें मेरे दिमाग में। सिस्टम कहता है कि हर एक चीज को आप नोट करो, अपने पास एक बिजनेस डायरी बनाओ जहां पे आपके हर एक डील, आपके हर एक प्रॉस्पेक्ट के बारे में लिखा हो, हर एक लीड्स के बारे में लिखा हो, वो लीड आपने कैसे कैसे क्लोज करी, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, थर्ड कॉल में। क्योंकि हर समय सेल्स जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल में होती नहीं है, उसको कंटिन्यूस प्रोसेस में डालना पड़ता है। आप बहुत लकी होंगे जो फर्स्ट कॉल में आपने इस किसी डील को क्लोज कर दिया हो। तो वो सारी चीजें आपको करनी होगी। तो अब इसको फिक्स कैसे करेंगे? आपको कहीं ना कहीं आप एक साइकिल फॉलो करनी होगी। उस साइकिल में उस लीड को डालेंगे और उस लीड के जरिए, उस सिस्टम के जरिए उस लीड को फॉलो अप में रहेंगे। आपका हर एक लीड के लिए शेड्यूल टाइम होना चाहिए, शेड्यूल फॉलो अप होना चाहिए, और उसका रिमाइंडर सेट होना चाहिए। अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने कहा है कि मेरे पास आज समय नहीं है, मैं आपसे कल बात करूंगी, तो आपके पास उसका रिमाइंडर फिक्स होना चाहिए कि कल को आप उसी समय उससे बात करेंगे। और कभी भी प्रोस्पेक्ट को दो ही ऑप्शन देने हैं, आज या कल। आप हमेशा क्या करते हो, अच्छा आपके पास टाइम नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते आपको कॉल करेंगे, बस हो गया काम। आपको वो प्रोस्पेक्ट नहीं आएगा, वो प्रोस्पेक्ट कभी आपसे बात नहीं करेगा। आपको रूल्स फॉलो करने हैं। आपने जैसे ही लीड जनरेट करी, 5 to 10 मिनट्स में उस मैसेज आपके पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद उसको आप डायरी पेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। उसमें आप लिखिए कि आपने उस प्रोस्पेक्ट से क्या क्या बात करी, किस किस तरीके से बात करी। और हर 2 दिन में आपको उस रिस्पॉन्ड करना है। उस प्रोस्पेक्ट से, उस लीड से आपको बात करनी है। ठीक है, हर चीज अपनी मेमोरी पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ट्रैकेबल नहीं है, आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव वेस्ट टाइम चेजिंग जंक लीड्स। आपको ये पता होना चाहिए कि सारी लीड्स इक्वल नहीं है। आपको हर एक लीड का, हर एक प्रोस्पेक्ट का पता होना चाहिए कि वो, उसको कितना टाइम देना है, कितनी इंफॉर्मेशन देनी है, कितनी इंफॉर्मेशन से उसका काम हो जाएगा। बिकॉज आप अगर सारी इंफॉर्मेशन उसे दे देंगे और ज्ञानी बना देंगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो आपके पास नहीं आएगा। या तो आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो, इतनी नॉलेज हो कि आपसे वो प्रभावित हो जाए और वो आपका साथ कभी ना छोड़े। ये दो चीजें, तो ये सारी चीजें हर किसी पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये दोनों चीजें एक्सट्रीम लेवल की है। आपको ये समझना होगा, हर लीड एक जैसी नहीं है, उसको इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। आप अगर कैंप करने गए हो, तो कैंप में आपके पास 100 लोगों की भीड़ आएगी, क्या 100 लोगों को आप पर्सनली बैठ के ट्रीट करोगे? तो एक एक बंदे को अगर आधा आधा घंटा भी दोगे, तो आपको लगता है कि पूरा दिन आप वहीं पे बैठे बैठे सारा काम कर पाएंगे? क्या सभी को टाइम दे पाएंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कितना टाइम किसको देना है। कौन जॉब सीकर है, कौन आपके पास स्टूडेंट की तरीके से आ रहा है, कौन आपके पास सिर्फ कस्टमर बन के आ रहा है, उसको सिर्फ प्रोडक्ट की नीड है, कौन आपके पास ऐसा है जो आपके साथ एज अ ईबीयू काम करेगा, कौन ऐसा बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ एक क्यूरियस ब्राउजर है, जैसे आप हैं। आप कोई भी चीज होगी तो आप मीशो पे भी सर्च करोगे, आप उसको अमेजोन पे भी सर्च करोगे, उसके बाद आप जाके क्या कहते, फ्लिपकार्ट पे भी सर्च करोगे, गूगल पे भी सर्च करोगे, हर जगह सर्च करोगे। वो क्यूरियस ब्राउजर भी कहीं ना कहीं आपका प्रोस्पेक्ट है। बट कितना टाइम उसको देना है, क्योंकि वो तो जाके सर्च करेगा ही करेगा। मेरी हाल ही में एक एक उदाहरण दूंगा। मेरा एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे एक प्रोस्पेक्ट आया।
और उसने मुझसे कहा कि मैं एज अ ईबीओ काम करूंगा और मैं मिट्टी को सोने की तरह बेच दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए। और जबकि वो नमस्ते इंडिया में एज अ सेल्स पर्सन काम कर रहा है गुजरात में। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने कहा जो मिट्टी को सोना बना के बेचेगा वो हमारे प्रोडक्ट को क्या क्या बना के बेचेगा तो हम जानते ही नहीं है। तो मुझे वो फेक कमिटमेंट वाले लोग ही नहीं चाहिए, मुझे वो फेक प्रोमिसेस वाले लोग नहीं चाहिए। आपसे लोग वादा करेंगे कि मैं 20 किलो वजन कम कर दूंगा, क्योंकि मैं हेल्थ से हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि 20 किलो वजन कम कर दूंगा। मैं अगर आयुर्वेद से हूं तो मैं वादा कर रहा हूं मैं आपकी किडनी को एकदम ठीक कर दूंगा। ऐसे फेक कमिटमेंट, फेक फेक प्रोमिसेस वाले लोग भी मुझे नहीं चाहिए। तो कितना टाइम आपको वेस्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपके जो कमिटमेंट्स हैं, आपकी जो प्रोमिसेस हैं, वो टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास, लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर इसीलिए बिल्डअप होता है क्योंकि आप उनसे जो प्रोमिसेस करके आते हो वो फेक नहीं होते। और जिस दिन ऐसा होने लगेगा आपके पास सेल्स दुगनी आएगी, चौगुनी आएगी, आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अब इसको आप कैसे फिक्स करोगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। आप इसको फिक्स कैसे करोगे? क्रिएट अ लीड क्वालिफिकेशन चेकलिस्ट। आपको उनकी लीड्स को क्वालिफिकेशन में डालना होगा, पैरामीटर्स निकालने होंगे, उन पैरामीटर्स के पे जज करना होगा। उसके बाद आप उनको चेकलिस्ट पे डालो कि क्या ये सेल्स के लिए है, क्या ये कस्टमर है, क्या ये हमारा ईबीओ बनेगा, क्या ये हमारे साथ काम करेगा, क्या ये सिर्फ जॉब के लिए आया है तो उसको कैसे हमें बिजनेस प्लान देना है, ये अगर अपनी हेल्थ के लिए आया है तो कैसे इसको प्रोडक्ट पिच करना है। तब जाके कहीं आप एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव बनोगे और अपनी लीड्स को फाइनलाइज करके एक अच्छे पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स को लेके आओ। तो इतना सारा काम है। आपको लगता है कि हमने बस खाली गए, लोगों से मिल लिया और काम हो गया? दोस्तों, ये एक फिनोमेना, एक आर्ट को ना आप लोगों ने मजाक बना दिया, जिसके ऊपर फिलिप कॉटलर ने इतनी बड़ी बुक लिखी जो आज हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जा रही है। आपने उसको एक छोटा सा मजाक बना दिया। आपने उस किताब का मजाक बना दिया जो हर एक कंपनी के लिए बाइबल है, क्योंकि बिना मार्केटिंग, बिना सेल्स के कोई भी कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती, यहां तक कि आप भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपने उसको मजाक बना दिया। तो अपनी गलतियों को सुधारना है। यहीं से, आज ही से आप कसम करिए, प्रण करिए, जिस तरह से अर्जुन ने किया था कि अपने ऊपर, कि मैं अपने ऊपर काम करूंगी, अपने ऊपर काम करूंगा और सिर्फ अपने टारगेट, अपने लक्ष्य की तरफ ही देखूंगा और कहीं नहीं देखूंगा। और अपने फिनोमेना को, जिस तरीके से क्लास 1 के बच्चे को पढ़ा के सेकंड में डाला जाता है, हर बार एग्जाम्स के बाद हर एग्जाम्स का सामना करना पड़ता है, उसी तरीके से अपने लिए अपना पैरामीटर बनाइए, अपने आप को जज करिए, अपने आप को हर पैरामीटर पे खरे उतारिए, तब जाके आप अच्छे परफेक्ट सेल्स पर्सन बनेंगे। और आपके पास जब कोई सेल्स पर्सन आएगा ना, उससे सीखने की कोशिश करिएगा, अपने आप को जीरो रखिएगा और हर समय हर चीज के लिए तैयार रहिएगा। वो भी क्या है? लर्निंग। क्योंकि नॉलेज, विदाउट नॉलेज नो गेम, जैसा सर ने बोला। तो आपको हर एक चीज का बजट डिसाइड करना होगा, एक अच्छा डिसीजन मेकर बनना होगा, तब जाके कहीं आप अपनी चीजों को फाइनलाइज करके लिख पाएंगे और अच्छी पॉजिटिव लीड्स को जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, नो क्लैरिटी ऑन रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस बियॉन्ड टारगेट्स। अब यहां पे थोड़ा सा मैं सीनियर लेवल के लोगों को छेड़ूंगा, जहां पे उनके पास डाउनलाइन है, जहां पे लोग चाहते हैं कि उनकी तरीके से ईबीओज उनके पास है और वो काम कर रहे हैं। उनके कभी भी कोई भी सेल्स पर्सन हो, अगर आपके साथ काम कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसके साथ जाकर ग्राउंड लेवल पे काम सिखाना पड़ेगा। उसका रीजन है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सरफेस लेवल पे ही काम करके छोड़ देते हैं। हम मैनेजर्स कभी भी अप्रोच, हैंड ऑफ अप्रोच रखते हैं कि हाँ भाई चलो तुमने कर दिया तो काम हो गया। और उसके साथ ही साथ कभी कभी कैसा होता है कि अगर काम नहीं भी हो तो हम उसको पूछते ही नहीं, हम उसको बताते ही नहीं है, हम उसको ये भी नहीं बताते कि तुम्हारी गलती कहाँ है। आपकी कॉल्स अगर पॉजिटिव नहीं जा रही, नेगेटिव जा रही हैं, तो हमें क्या करना है? आपके साथ बैठना है और डिस्कवर करना है उस फिनोमिना को, जिस फिनोमिना से आपकी कॉल्स पॉजिटिव हो। कॉल सिर्फ आप उससे मत समझिएगा कि फोन से करना है। आपकी कॉल्स, आप अगर किसी से पर्सनली मिल रहे हो, जाके कैंपेन कर रहे हो, कहीं उनके पास जा रहे हो, तो हमें ये पता होना चाहिए आपके मैनेजर्स को कि आप किस तरीके से उनको अप्रोच करोगे, किस लेवल के वो लोग हैं, किस तरीके का आपका उनका बैकग्राउंड है। अदरवाइज अगर आप रिसर्च करके नहीं जाओगे, मान लेते हैं कि आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव मिलने जा रहे हो, एज अ डॉक्टर,
आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और एक नॉर्मल सेल्स पर्सन बन के जा रहे हैं और आपकी बातों में वो दम नहीं है, तो डॉक्टर आपसे कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। तो ये चीजें समझनी होंगी। आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होनी चाहिए, वो आपके मैनेजर आपको सिखाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने उनके ऊपर डाला है कि उनको क्या करना है, उनको किस तरीके से आपकी हैबिट्स को बदलना है, एक रिदम फॉलो करना है। कैसे इसको फिक्स करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, एक रिदम को फॉलो करेंगे। आपका कोचिंग पैटर्न फॉलो करेंगे। कोचिंग में क्या होता है, हर बच्चे को एक ही सिस्टम से पढ़ाया जाता है और लगातार उसको एक ही सिस्टम पे पढ़ाते रहते हैं। तो आपको उसी तरीके से फॉलो करेंगे। आपकी एक्टिविटीज में क्वालिटी वर्क डालेंगे, आपको क्वालिटीज को डेवलप करेंगे। चाहे वो आपकी आपकी रिकॉर्डिंग्स को सुना के करें, चाहे आपके फॉलोअप्स पे काम करके करें, आपके मैसेजेस जो सेंड करते हैं उन मैसेजेस पे काम करें। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज पे काम करना होगा। आपको वन ऑन वन डिस्कशन पैटर्न लाना होगा, जहां पे आप किसी के अपने ही सेल्स पर्सन को समझ पाओ कि किस तरीके से काम करना है। क्योंकि सेल्स सिर्फ फिनोमेना, एक आर्ट तभी निखर के आएगी जब आपका गुरु आपके साथ बैठ के आपको हर एक फिनोमेना, हर एक आर्ट को बताएगा कि कैसे स्केच मारना है, कैसे स्ट्रोक्स लेने हैं, कैसे जीरोक्स बनाना है, कैसे अपना जीरोक्स वो बनाएगा। तो हर एक लीडर के पास एक समय होगा, तो ये उनके लिए है कि उनको कहीं ना कहीं अपनी चीजों को इस तरीके से रखना होगा सेल्स पर्सन के सामने, ताकि वो अपने जीरोक्स को क्रिएट कर सके, अपनी चीजों को उसी तरीके से ढाल सके और उनकी तरीके से ही सेल्स पर्सन उनका काम कर सके। तब जाके वो मोमेंट क्रिएट होगा जहां पर एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही होगी, एक एक टीम डेवलप हो रही होगी। तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन परफेक्टली काम कर रही होगी और सक्सेस हर कोई पा रहा होगा, सिर्फ एक नहीं। तो सिर्फ टारगेट्स नहीं सोचना है, आपको उस पे फिनोमेना, उस पे आर्ट, उसका कल्चर, उसका सिस्टम समझ के काम करना होगा, जो कि एक टारगेट से बियॉन्ड है। वो आपकी परफॉर्मेंस को ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट स्लाइड है, रिप्रेजेंटेटिव डोंट नो हाउ टू स्ट्रक्चर द सेल्स कॉन्वर्सेशन। स्ट्रक्चर करना सेल्स कॉन्वर्सेशन। आज इस स्लाइड पे सिंपल सा है कि हम बहुत सारा टाइम जो है ऐसे कॉल्स पे लगा देते हैं जहां पे हमारा टाइम चला जाता है, हमारे पास टाइम नहीं होता, और साथ ही साथ हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं उन कॉल्स पे जहां पे हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता। आप कैसे क्या करना है तो आपको समझना होगा। जैसे यहां पे लिखा है कॉल वन, जैसे आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हो, उसको सिर्फ 2 मिनट देने हैं। उस 2 मिनट में करना क्या है, आपको जो पता है और आपके पास जो है, आप जिस चीज के लिए हो बस उतना ही बताना है और कुछ नहीं। आप वहां पे क्या करते हो, जाके उसके सारी चीजें उसको बता देते हो, इतना ज्ञानी बना देते हो कि आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाता है, क्योंकि वो रिसर्च पे लग जाता है। आपको एक रीजन देना है कि वो आपसे बात करे, आप वो रीजन छोड़ के ही नहीं आते हो। आप क्या करते हो, फर्स्ट कॉल में ही सब कुछ ब्ला 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 सब कुछ उलट दिया, सिर्फ वॉमिट, सीधा उल्टी। जितना सीखा है आपने सारा ज्ञान एक ही बार में। तो इतना करने के बाद क्या होता है, वो प्रोस्पेक्ट नेगेटिव हो जाता है। आप उसको आप उसको मौका तो दीजिए, एक रीजन दीजिए, एक पहल कीजिए ऐसी कि जैसे आपको वो कॉल करे कि नहीं, मुझे इस बंदे की जरूरत है, इस बंदे ने जो बात बताई है मुझे इससे बात करना है। हाल ही में मैं एक जगह पे था, खड़ा हुआ था, मैं अपनी कलीग से बात कर रहा था। और कलीग से मैं बात कर रहा था कुछ ऐसी जिसमें कुछ हमारा क्या कहते हैं, नंबर्स का हमने बताया कि उस नंबर्स कैसे काम करते हैं, और हमारा जो मेन मोटिव है वो कैसे काम करता है। बंदा जो खड़ा था सुन रहा था पास में, उसने मुझे अप्रोच किया और मुझे कॉल किया। वो इस चीज से प्रभावित हुआ कि जो चीजें बोली गई थी वो इतनी सत्य थी, इतनी सही थी कि वो उससे रहा नहीं गया, उसने उससे मुझे अप्रोच किया खुद, उसने मुझसे खुद मेरा टाइम मांगा। तो दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट का कन्वर्सेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको पास रीजन हो आपसे बात करने का। और हम लोग क्या करते हैं, पूरी पूरी गाथा रामायण, पूरी भगवत एक ही बार में बढ़ा देते हैं, और वो उसके बाद निगेटिव हो जाता है। फिर आपकी सेकंड कॉल, यानी कि आप जब सेकंड टाइम अप्रोच कर रहे हो पर्सन को, सेम पर्सन की बात कर रहा हूं, उसमें आप 5 से 8 मिनट लीजिए और केयरफुली होके उसकी प्रॉब्लम को समझिए कि क्या प्रॉब्लम है। क्या वो पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्या वो टाइम की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्या वो एक्चुअल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तब जाके कहीं आप अपना क्लियर गोल निकाल पाएंगे कि मुझे इस प्रोस्पेक्ट से साथ बात कैसे करनी है। सेकेंड इंटरेक्शन में आप उसको उसके प्रॉब्लम से रूबरू कराइए और उसको बताइए कि उसका सोल्यूशन हमारे पास है।
ये थर्ड कॉल में करना है, थर्ड इंटरेक्शन में करना है, जहां पे आप उनको बताओगे कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान सिर्फ मेरे पास है। इसके बाद उनको समय देना है। फोर्थ पॉइंट लिखा है पॉज। पॉज का मतलब है उनको समय देना है डिसीजन लेने का। पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा समय दे देते हैं उनको कि भैया आप सोच लो, हफ्ते भर बाद सोच के बताना। नहीं, उनको सेकंड डे में ही आपको कॉल करना है, क्योंकि आपकी जो नीड है उसके हिसाब से जो आपने प्रोडक्ट को सजेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं उनके नीड के हिसाब से है। और आपको ये पता होना चाहिए उनको डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आइदर वो आपके पास आएंगे या तो नहीं आएंगे। तो आप वहीं से अपनी लीड्स को बता दोगे ये कोल्ड कॉल में चला गया, ये फिर ये हमारे हॉट कॉल में आ गया। उसके बाद जब सब कुछ कर लेंगे, सारे साम दाम दंड भेद लगा चुके होंगे, अपने फिनोमिना के साथ, अपने टाइम के साथ, अपने मेजर्स के साथ, अपनी चीजों के साथ सही सिस्टम फॉलो करके, तब जाके उसके बाद आप फाइनल पुश करेंगे कि अब आपके पास जो चीजें हैं वो मेरे पास है और मेरे से ले लीजिए। आपको सेल्स एक सिर्फ एक परफेक्ट पिच नहीं है, इट्स अ सीरीज ऑफ वेल टाइम्ड प्रॉब्लम फोकस कन्वर्सेशन। ये चीज आपको समझनी होगी कि सेल्स सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट पिच नहीं है, ये वो एक टाइम सीरीज है जो आपने उस प्रोस्पेक्ट के साथ बिताया है, उसकी प्रॉब्लम को समझा है, उस कॉन्वर्सेशन के दौरान उसको सोल्यूशन दिया है। तो दोस्तों सिंपल है कि हम अपनी चीजों को इन्हीं 5 पॉइंट से स्ट्रक्चर करेंगे और उसके बाद उसको फाइनल टच तक लेके जाएंगे। गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम प्रोस्पेक्ट्स। अब आपने सब कुछ कर लिया, ईमेल्स भेज दिया, व्हाट्सएप भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? Here is the truth. Most follow-ups don't get response because they don't give the prospect a reason to respond in their first place. आप उनको कभी भी रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं देते। आप चाहते हो कि आज मैं गया हूं, तुरंत सेल्स होना नहीं चाहिए, 1 लाख रुपए का पैकेज एकदम सट से ले लेना चाहिए, 10,000 का पैकेज तुरंत ले लेना चाहिए। हमारे पास जो जो चीजें हैं उसकी नीड है, क्योंकि हमें पता होता है ना, हमें इतना कॉन्फिडेंट होता है कि हमारे पास लीवर का भी है, किडनी का भी है, उसके बाद हार्ट का भी है, डायबिटीज का भी है, तो हम क्या चाहते हैं, सब एक साथ ले लेंगे और उसके पास टेबल पे सौंप के चले जाते हैं। अब नहीं भी ले रहा है तो बेचारा लेगा ही लेगा, जब आप बैठे ही रहोगे बिना उसके जाने बूझे, उससे जब उठ के ही नहीं आओगे, बेशर्मी से बैठे ही रहोगे, तो बेचारा लेगा ही लेगा, कुछ ना कुछ तो लेगा ही। वो क्या करता है, बड़ा स्मार्टली खेलता है कस्टमर, जैसे आप खेलते हैं ना। आप भी एक कस्टमर बन के देखिए, तो स्मार्टली खेलता है। वो क्या करेगा, आपसे सबसे छोटा प्रोडक्ट चुनेगा, तुलसी ले लेगा, बाकी छोड़ देगा। क्या पहले हम अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करें, आपने सब कुछ बताया, तो इम्यूनिटी पहले अच्छी होनी चाहिए, तो इम्यूनिटी को पहले डेवलप करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको ये समझना होना चाहिए कि उसको एक रीजन देना होगा। आप एक रीजन से गए हो, उस रीजन के तहत वो बात करेगा आपसे, तो रीजन देना बहुत जरूरी है। तो इसको फिक्स कैसे करें? मेक द प्रॉब्लम रियल एंड अर्जेंट। अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए ना अच्छा, तो उसकी प्रॉब्लम को रियल और अर्जेंट बताना होगा कि उसकी नीड क्या है अर्जेंटली, उसको समय नहीं है। जैसे डॉक्टर क्या कहता है, आपका हार्ट खराब हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, तुरंत आपके हार्ट में ट्रांसप्लांट करना होगा, तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी, डायबिटीज आपकी इतनी पहुंच गई है कि किडनी के बगैर आप रह नहीं सकते, लिवर आपका खराब हो चुका है, उसको काटना पड़ेगा। ये सारी चीजें वो तुरंत कहता है अर्जेंट। अगर करवाया तो ठीक, नहीं तो अगर नहीं करवाया तो आप चले जाइए। तो मरीज क्या कहता है, हाँ हाँ भैया जो भी है सब जल्दी से कर दो, तुरंत कर दो, मैं ठीक हो जाऊं। तो उसने एक रीजन दिया उसको बात करने के लिए, रियल प्रॉब्लम पे और अर्जेंसी पे उसने बात करी, तभी वो तुरंत। यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो फेक क्यों हैं, वो सिर्फ इतना है क्योंकि वो जो चीज कमिटमेंट देते हैं वो फॉलो अप नहीं हो पाता अच्छे से। वो नहीं बताते कि इस दवाई से क्या साइड इफेक्ट्स होगा या इन चीजों से क्या होगा। एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो आपको क्या करना है, एक रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और उनको बताना है कितना अर्जेंट है वो। एक राइट चैनल फॉलो करना है, उस चैनल के थ्रू ही जाना है, उस सिस्टम के थ्रू ही जाना है। और मेक इट इजी टू से यस, उनके लिए वो आसान बनाना है। आपके पास जो कठिनाइयां हैं वो ये है कि लोगों से यस करवाना, पर आप खुद ही नो नो करते हुए जाते हो तो यस कहां से करवाओ? आप तो खुद ही नो नो करते हुए जाते हो। तो आपको उनसे जब यस करवाना है तो पहले खुद के लिए यस करना पड़ेगा कि नहीं, यस यू हैव द सोल्यूशन। आप ही के पास सिर्फ सोल्यूशन है, और आप जब जाओगे तो उस सोल्यूशन को कहीं ना कहीं दे के आओगे, लोगों से लेके आओगे।
डोंट चेस, पीछे भागना नहीं है, आपको पीछे नहीं पड़ना है। पता लगा इतना बॉम्बार्ड कर दो, आप 5 से 10 कॉलें इतनी कर डालो उसके ऊपर कि वो खुद ही त्रस्त होकर कहते हैं कि अरे भैया रहने दो, हमें कुछ नहीं लेना है। तो बॉम्बार्डिंग नहीं करनी है, चेज नहीं करना, उसके पीछे लगे नहीं रहना है। चेज करना है एक सिस्टम से करना है, एक टाइम से करना है, एक टाइम पीरियड देना है। बिल्डिंग ट्रस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम ट्रस्ट ना बनाते हैं ना कुछ करते हैं, सीधा जाते हैं और सेल्स करके चले जाते हैं। ऐसा पॉसिबल है? आज के दिन में सेल या तो तभी सक्सेसफुल होती है, या तो सेल्स तभी पॉसिबल होती है, या तो वो चीज, या तो उसकी बहुत नीड की हो, या तो आपने इतना ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया हो कि वो तुरंत आपसे ले ले। तो इन द एब्सेंस ऑफ रियल मेथड, यानी कि अगर आप कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो एज अ सेल्स पर्सन, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो आपसे वो चीज लेगा बिना ट्रस्ट बिल्डअप किए? आप गए हो उससे प्रॉमिसिंग करने के लिए, क्या आपने ट्रस्ट बिल्डअप किया उससे? तो इसको फिक्स कैसे करना है? यहां पे ट्रस्ट जो है, स्टार्ट विद द इंटेंट नॉट टारगेट्स। आपके दिमाग में जो टारगेट रहता है ना, कि मैनेजर ने बोला है कि जाना है 10 लोगों को ये दे के आना है, बस 10 लोगों को बेच के चले आएंगे, नहीं। इंटेंशन के साथ जाना है कि ये जो लेके जा रहे हैं इट इज द परफेक्ट सोल्यूशन इन द समाज, सोसाइटी में ये परफेक्ट सोल्यूशन है कि आप लेके जा रहे हो, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन है भी नहीं। रेडिकल सोच लेके जानी है, ऑनेस्टी लेके जानी है, सच्चाई लेके जानी है। आप उनको बताओ, आप ऐसे सेक्टर में हो जहां पे बता सकते हो कि दोस्तों जो आप दवाई खा रहे हो डायबिटीज की, वो आपके क्रिएटिनिन को इतना बढ़ा देगी कि किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आएगी। लेकिन शुगर इज मेरे पास ऐसा है जो आपको नेचुरल तरीके से आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करेगा, कम नहीं करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। सवाल जो आएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर प्रॉपर करोगे, सारी चीजें सही से करोगे, वो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करेगा। स्टॉप ट्राइंग टू साउंड स्मार्ट। आप बहुत समझदार बनने की कोशिश करते हो, आप बहुत समझदार बनने की कोशिश करते हो, सामने वाले को बेवकूफ। क्या होता है कि कस्टमर बहुत स्मार्ट है, आप भूल जाते हो। वो 4 जगह से रिसर्च करके बैठा है, आप ये भूल जाते हो। तो कस्टमर्स जो आपके सामने बैठा है, या पेशेंट आपके सामने बैठा है, प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है, वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्मार्ट रिएक्ट करने लगते हो, जिसकी वजह से वो सेल नहीं हो पाती। तो प्लीज इतना स्मार्टली बिहेव नहीं करना है। स्मार्ट आपके काम में रहना है। आपको स्मार्ट कहाँ रहना है? अपने काम में, अपने काम को करने में, उस सिस्टम को फॉलो करने में, उसमें स्मार्ट रहना है। वहां पे आप स्मार्ट नहीं रहते, और स्मार्टनेस वहां पे दिखा देते हो जहां पे नहीं दिखानी। मेक स्पेस फॉर रियल कॉन्वर्सेशन। आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है, मैं ये नहीं कह रहा नकली होती है, पर वो रियल कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है आप उसका दर्द समझ रहे हो, उसकी जरूरत समझ रहे हो, चीजों को फाइनलाइज कर रहे हो, उसके साथ साथ उसकी चीजों को आप बेस्ट सोल्यूशन दे रहे हो। बेटर नहीं दे रहे हो, गुड नहीं दे रहे हो, बेस्ट सोल्यूशन दे रहे हो, तब जाके वो आप पे ऊपर ट्रस्ट करता है। तो दोस्तों, बिल्डिंग ट्रस्ट बहुत जरूरी है आजकल के सेल्स पर्सन जो इस चीज को नहीं करते। कन्विंसिंग मल्टीपल डिसीजन मेकर, अरे बहुत अच्छा टॉपिक। इसमें क्या होता है कि हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम एक हाउसवाइफ से बात कर रहे हैं, उसको डायबिटीज है और उसको उसका सोल्यूशन हमारे पास है, पर उसका डिसीजन कौन लेने वाला है? उनके हस्बैंड, वो नहीं है। हम सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं इसी चीज को करने में, ऐसे लोगों को बात सुनाने में जो डिसीजन मेकर नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकर कौन है। अगर फैमिली का डिसीजन मेकर उनके हस्बैंड है, या उनके फादर है, या फादर इन लॉ है, तो आपको सबको बैठाल के बात करनी है, अकेले नहीं करनी है। आपको इसको फिक्स कैसे करना है? आपको क्या करना है? गेट एवरीवन इन वन रूम, सभी को एक साथ ले आइए, अपना टाइम अपना बचाइए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आप जाएंगे, पहले उनकी वाइफ से मिलेंगे, सारा टाइम बर्बाद करेंगे, फिर उसके बाद उनके हस्बैंड से मिलेंगे, फिर उसके बाद समझाएंगे, और हस्बैंड कह देगा नो। आपने जो दिन बर्बाद किया था उनकी वाइफ पे, वो फ्रूटफुल नहीं हुआ। तो समझना है, आपको सभी को एक ही रूम में लेके आना है और एक साथ बात करनी है। आप अपनी फील्ड के चैंपियन हैं, आप अपनी फील्ड के चैंपियन हैं, पर आप भूल जाते हैं कि आप किसी को पिछाड़ के आए हैं, और आप वहां पे हारे की तरह पहुंचते हैं, जैसे हार के आए हैं। आप उन्हीं के लैंग्वेज में बात करना सीखिए। अब आप कहेंगे वो मराठी बोलता तो हम क्या मराठी बोलने लगे, वो गुजराती बोलता तो गुजराती बोलने लगे। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है, भाषा नहीं है। लैंग्वेज का मतलब है कि उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना, जिस दर्द को वो बता रहे, जिस नीड को वो बता रहे, उस नीड को आइडेंटिफाई करके उस नीड का जवाब देना, उस नीड को उनको बताना कि इस नीड की
जरूरत क्या है, आपके पास क्या है जो आप उनको फुलफिल कर सकते हो। पर हम भूल जाते हैं, हम उन्हीं की भाषा में बात करने लगते हैं। अरे भैया, हम तो इतने दर्द में हैं, बउआ के क्या बताएं, और माता जी के दर्द में बउआ भी बहक गए। अरे बउआ क्या बताए, तो बउआ भी कहने लगे हमारे माता जी को भी यही सेम प्रॉब्लम है। पता लगा दोनों प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके गए थे और आप प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे। तो ये सारी चीजें समझनी होंगी। डिसीजन मेकर्स को एक साथ लेके आना होगा रूम में, एक साथ बात करनी होगी, और एक साथ अपने बातों को रख के उनकी हाँ कराना आसान नहीं है। क्योंकि वहां पे सारे मल्टीपल आपके ऊपर सारे क्वेश्चंस बॉम्बार्ड होंगे। कोई कोई तरीके का सवाल पूछेगा, कोई कोई तरीके का सवाल पूछेगा। तो आपको क्या बनना है? चैंपियन बनना है। वहां पे देखो कितने लोगों को पछाड़ के आप आए हो, अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद उस रूम में सभी को वही सत्य से अवगत कराना है जिन चीज की उनको जरूरत सबसे ज्यादा है, और उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना है। सिंपल। अवॉइडिंग गिविंग डिस्काउंट्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जहां कभी आप गए, सेल होने वाली होगी, तो भैया डिस्काउंट कितना दोगे, है ये प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, और आपके मन में आ रहा है नहीं नहीं नहीं, हमें डिस्काउंट नहीं देना है। डिस्काउंट दे देंगे तो हमारे पास जो बचने वाला पैसा है वो सब चला जाएगा। लेकिन यहां पे आकर आइडेंटिफाई करोगे तो डिस्काउंट्स देने के भी कुछ सिस्टम है, कुछ नियम है। अब ये होता क्यों? आप क्यों ललायत हो जाते हो डिस्काउंट देने में? हर समय क्यों आप डिस्काउंट की तरफ आकर्षित हो जाते हो? क्यों डिस्काउंट की तरफ झुक जाते हो? उसका रीजन है, सिंपल सा रीजन है कि बिकॉज दे आर सीरियस। आपको लगता है कि वो बहुत सीरियस है और आपका डिस्काउंट देने से वो सेल हो जाएगी। ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है या आप जो चीज लेके गए हो जिसकी वैल्यू है वो बहुत क्लियर है उनको, इसलिए आप डिस्काउंट दे देते हो ताकि वो सेल हो जाए। बिकॉज यू हैवन स्पोकन देयर लैंग्वेज, आपने उनकी लैंग्वेज में नहीं बात किया है। और आपको लगता है कि मेरे से सेल नहीं हो पाएगी, मैं उनकी जरूरत नहीं समझ पाया, तो क्या करूं, डिस्काउंट ऑफर कर दूं और सेल हो जाए। नहीं दोस्तों, डिस्काउंट्स को अवॉइड करिए। डिस्काउंट को एक माध्यम रखिए किसी भी चीज का। कैसा? आप पहली बात तो कॉन्वर्सेशन को किल कर दीजिए डिस्काउंट के। क्यों? क्योंकि आपको ऑफर नहीं करना। अगर आपको ऑफर करना है तो उसको एक तरीके से लेके जाइए। आप सीधा डिस्काउंट की बात करके उनको मत करिए। बोलिए कि आपकी नीड है, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो सर्विसेज आप लेके गए हो वो बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट में सभी ने ले ली है। तो कहिए सर, छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से जो हम आपको देना चाहते हैं, वो ये है कि हम इतने प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट की बात ही कभी मत करिए। उनको बताइए कि जो प्रोडक्ट आप लेके गए हैं, जो सर्विस आप लेके गए हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हल कर रहा है। क्या कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते समय, हार्ट सर्जरी करते समय, क्या डिस्काउंट देता है पेशेंट को? या पेशेंट बोलता है भैया अभी ओपन मत करना हमारे चेस्ट को, अभी पहले बताओ डिस्काउंट कितना दो? क्योंकि डॉक्टर इतनी बड़ी प्रॉब्लम को दिखा देता है। कहता है कि भैया अगर दिल बचा सकता हूं तो मैं ही बचा सकता हूं, इस समय भगवान मैं ही हूं तेरे लिए। अगर तू इस समय ऑपरेशन टेबल पे लेटे हुए ये सब बातें करेगा तो तेरा दिल मैं नहीं संभाल के रख पाऊंगा, तेरा दिल कहीं और चला जाएगा, तू कहीं और। यमराज जी तुम्हें आएंगे और सीधा लेके जाएंगे। तो वो डर जाता है। हमें डराना भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास डर का कोई भी बिजनेस नहीं है। हम उससे सच्चाई लेके गए हैं। उसकी बड़ी प्रॉब्लम है हार्ट के लिए, हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है निट्रो का, और आपके पास है एक कार्डियो बूस्टर का। आप लेके जाइए, कहिए कि ये दिल आपका हमेशा बचा के रखेगा उन डॉक्टरों से भी जो आपसे पैसा खींचने वाले हैं, और उन लोगों से भी जो आपका दिल चुराने वाले हैं। दिल आपका उसी के पास जाएगा जिसको आप चाहते हैं। तो इस दिल की जो बात है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे है। तो उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, बिगेस्ट प्रॉब्लम के बारे में बताइए दोस्तों, और सेल ना हो तो फिर मुझे बताइए। सबसे बड़ी बात प्राइसिंग की बात जो आपको करनी है, उस प्राइसिंग की बात में आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो आप ऑफर कर रहे हो उनको, वो बेस्ट प्राइस आप ऑफर कर रहे हो। उससे अच्छा बेस्ट प्राइस किसी के पास नहीं है, और उससे अच्छी डील किसी के पास नहीं है। तो इस समय डिस्काउंट्स को आप हमेशा आप कैंसिल कर दीजिएगा। डिस्काउंट्स को हमेशा आप पहले तो निग्लेक्ट कर दीजिएगा, पर ऑफर करिएगा। एक टूल की तरह, एक शस्त्र की तरह इसको इस्तेमाल कीजिएगा। क्लोजिंग डील्स। अब हमने सारी चीजें कर ली, क्लोजिंग डील्स पे आ गए। अब हमने डिस्कवरी भी बहुत अच्छे से कर ली, रिपोर्ट भी अच्छे से बना ली, डेमो भी। रिपोर्ट लिखा है, रिपोर्ट अलग चीज है। रिपोर्ट मत समझिएगा कि स्पेलिंग गलत है, रिपोर्ट अलग चीज होती है। डेमो हमने अच्छे से दे दिया, उसके बाद वैल्यू डिलीवर कर दिया, सारी चीजें हो गई, मनी के बारे में बात हो गई, और बस प्रॉब्लम पे सोल्यूशन पे। लेकिन डील क्लोज नहीं। ऐसा क्यों?
यू हैवंट सॉल्व द की प्रॉब्लम। आपको पता होना चाहिए कि डील क्लोज इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपकी जो की प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाए। और जो पैसा आपने ऑफर किया, उसे जो प्राइसिंग ऑफर करी, उससे वो डर गया और उसकी वजह से वो डील क्लोज नहीं हुई। आप की प्रॉब्लम समझ के अगर उसको कोई भी चीज ऑफर करते हैं तो कभी भी आपकी वो डील क्लोज ही होगी। हमेशा हमेशा डील क्लोज होगी और आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बन के आएंगे। अब कैसे फिक्स करना है? गो बैक, अंडरस्टैंड देयर बिगेस्ट चैलेंज। उनका सबसे बड़ा चैलेंज था क्या? फिर उसके बाद रिपोजिशन करिए सोल्यूशन को। सोल्यूशन के ऊपर फिर से काम करिए कि ऐसा क्या हुआ कि वो सोल्यूशन पे राजी नहीं। ये नेचुरल स्टेप है। उसके बाद कोई भी ड्रामेटिक पिच नहीं कि आपके साथ ये हो सकता है वो हो सकता है, कोई ड्रामेटिक पिच नहीं किसी भी तरीके का। एक सिंपल सा कॉन्वर्सेशन जो आपका डील करे, जिस तरीके से डील करे उसमें मनी का पार्ट आएगा, प्राइसिंग का पार्ट आएगा, उसमें आप डिस्काउंट को अच्छे से यूज करिए, उसके बाद डील को क्लोज कर दीजिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। तो ये सारी चीजें कब आएंगी? जब एक सिस्टम को आप फॉलो करोगे और धीरे धीरे सिस्टम पे आप अपना विश्वास जगाओगे, अपना कॉन्फिडेंस जगाओगे और धीरे धीरे इन चीजों को करते हुए आगे बढ़ो। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव रेप्स डोंट नो हाउ टू रिवाइव कोल्ड कॉल्स। ये तो सबसे बड़ी चीज है कि उनको पता ही नहीं है कि जो लोग, अगर मान लेते किसी ने नहीं कर दिया तो उनकी हाँ कैसे बदली जाए, उनको फिर से कैसे टच किया जाए, उनको कैसे फिर से बात की जाए। उनका इंटरेस्ट ही, पहली बात तो सेल्स पर्सन का ही इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन अगर आप किसी सेल्स पर्सन को देखेंगे, वो बार बार, एक सेल्स वुमेन है जो मेरे घर पे बार बार आती है, भले ही सेल ना हो लेकिन वो बार बार आती हैं और बार बार कहीं ना कहीं वो एक ही बात को पिच करती रहती हैं कि भैया कोई भी चीज आप ले लीजिए हमसे और हमें भी कोई ना कोई प्रॉफिट हो जाएगा, हम इस वजह से आए हैं, हम उस वजह से आए। वो कभी ना कभी टच करती रहती हैं। तो ये चीजें समझने वाली हैं कि आप जब भी कभी भी कोल्ड कॉल्स हो जाती है, नो हो जाता है, तो आप लोग थक हार जाते हो, आपका मोरल बूस्ट नहीं होता, आप वहीं से नेगेटिव हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? आप उसको रख लीजिए, उसको साइड में करके रख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए कि इसने मुझे ना बोला है और इसकी हाँ करा के रहेंगे एक ना एक दिन। हो सकता है कि इस बार मैं जो उसके पास लेके गई उसका परफेक्ट सोल्यूशन नहीं था, लेकिन जिस बार अगली बार जब मैं जाऊंगी या जाऊंगा तो ऐसा परफेक्ट सोल्यूशन लेके जाऊंगा कि इसकी हाँ रहे, हाँ में हाँ मिला के ही आएंगे, इसकी हाँ में हाँ करा के ही आएंगे। ये मेरे से हाँ में हाँ मिलाएगा जो आज इसकी ना में ना मिला के आया है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसको फिक्स कैसे करना है? इस चीज को फिक्स कैसे करेंगे? स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट। आप उसके नाम से उसको फिर से एक बार पिच करिए, अपनी चीजों को भेजिए, बताइए कि आप कितने साल पुराने पहले मिले थे और कैसे आप मिले थे उनसे। उसके बाद कुछ न्यू वैल्यूज ऑफर करिए, पुरानी वैल्यूज ऑफर मत करिएगा, क्योंकि वो पहले से ही जानता है। तो उसको नई वैल्यूज ऑफर करिए, उसको रीजन दीजिएगा बात करने का। उसके बाद कंसिस्टेंटली उसको फॉलो अप करिएगा और धीरे से उसको लास्ट तक लाके उसको पुश करना है और डील को क्लोज करा देना। तो रिवाइव करना है यहां पे आपकी जो कोल्ड कॉल्स है। याद रखिएगा कि जो आपसे ना बोल रहा है उसकी हां कैसे लानी है। ये पागलपन, ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। ओके, कॉम्पिटिंग ऑन फीचर्स यू डोंट हैव। कॉम्पिटिटिंग यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जब आप जाते हो तो क्या करते हो? पता लगा आप प्रोडक्ट लेके गए और किसी ने बोला कि मेरे पास बाबा रामदेव का ये चीज है, और आप क्या करने लगे? कंपटीशन करने लगे, आप लड़ने लगे वहीं पे। अरे बाबा रामदेव में ये है, बाबा रामदेव में वो नहीं है, और हमारे पास ये है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप कंपटीशन करने लगते हो। क्यों? वाई? जो आपके पास है, जब वो परफेक्ट सोल्यूशन है आपका, तो आप कंपटीशन क्यों करने लगते हैं? क्यों उस कंपटीशन में फंसते हैं? क्योंकि आप इकाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इकाना बिजनेस ओनर है। क्या हर कोई इकाना बिजनेस ओनर है? आपकी अगर तुलना हो तो इकाना बिजनेस ओनर से हो, ना कि बाबा रामदेव से हो। तो क्यों हम कंपटीशन में फंसते हैं? क्यों सेल्स में जाके हम प्रोडक्ट के कंपटीशन पे चले जाते हैं? अरे हमारे पास ये है, उनके पास ये है। अरे हमारे पास ये चीज बहुत अच्छी है, उनके पास ये चीज अच्छी नहीं है। क्यों हम इन चीजों में फंसते हैं? हमें कंपटीशन नहीं करना है। अब कैसे फिक्स करेंगे इस चीज को? कंपटीशन में नहीं जाना है, कहीं भी ये नहीं बताना है कि हमारे पास ये चीज नहीं है। कैसे फिक्स करेंगे? आपको आपके कॉन्वर्सेशन में आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उन प्रॉब्लम्स के फीचर्स पे जाके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा फीचर्स है,
हो सकता है, जैसे किसी ने बोला कि आपकी वुमेन हेल्थ के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, पर आप तो कहोगे ऑब्वियसली मेरे पास वुमेन हेल्थ का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, वुमेन हेल्थ पे जो काम करे ऐसा कोई भी प्रोडक्ट सिंगल नहीं है। पर लेकिन आप भूल जाते हो कि S46 ओवरऑल हर जगह काम करता है। तो क्यों नहीं उसके गुण बता के आते हो? क्यों नहीं आप उसको चैलेंज करके आते हो कि आपके पास जो चीज है वो बेस्ट सोल्यूशन है, वो आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम से रिलेट करता है, आपकी हर प्रॉब्लम को तो सॉल्व करेगा ही करेगा, आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। तो ये कॉन्वर्सेशन को आप फिर से रिस्ट्रक्चर करो, फिर से उन चीजों को बनाओ, फिर से एक गोल सेट करो, और उसके बाद फिर से उस प्रॉब्लम के फीचर्स पे बात करो। ठीक है? और हमेशा हर चीज की तारीफ करनी है। ओह दैट इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। पर सर, मार्केट में एक और प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छा बेहतरीन काम कर रहा है। किसी को भी निग्लेक्ट करके नहीं आना है, किसी को नीचा गिरा के नहीं आना है, बिकॉज नीचा गिरा के सेल नहीं होती, वो झूठ होगा। क्योंकि हर कहीं ना कहीं हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कॉम्पिटिटर मेहनत कर रहा है हर चीज बनाने के लिए। पर आपके पास बेस्ट सोल्यूशन है, ये उसको बताना है। ओ दैट इज अ ग्रेट प्रोडक्ट। बट मार्केट में जैसे ही आपने बट लगाया, तो बट में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कि बट लगाने के बाद जो आपको चीजें बोलनी है वो इतनी सॉलिड हो कि उससे बेहतरीन रिजल्ट इस समाज में कहीं नहीं। आपको बायर को हेल्प करना है उसकी चीजों को फाइंड आउट करने में, उसको पोजीशनिंग करने में, अपने चीज को पोजीशन करने में, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने में, अपने ब्रांड को पोजीशन करने में। जिस दिन आप ये कर लोगे, कंपटीशन से ऊपर उठ चुके होगे। टाटा रिलायंस का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों इंडस्ट्रीज हैं पर कोई कंपैरिजन नहीं है, जबकि दोनों इंडस्ट्रीज हैं। तो फिर आप क्यों कंपटीशन में चले जाते हो? इकाना का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ रिजल्ट्स है। उस रिजल्ट्स के जितने बेहतरीन रिजल्ट्स आप जैसे इस तरह में जो जा रहे हैं, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, यूट्यूब में जा रहे हैं, इकाना का जो पेज है उस पे जा रहे हैं, तो आप सब चीजों को वो चीजें इसीलिए डाली जा रही है ताकि आप वहां से ट्रेनिंग लो, चीजें समझो, और कॉन्फिडेंटली बिलीव करो कि आपके पास जो चीज है वो बेस्ट सोल्यूशन है। तो यही सारी चीजें हैं जो हम लोग कंपटीशन में फंस के अपने प्रोस्पेक्ट्स को नेगेटिव कर देते हैं। उसके बाद इनएडिक्वेट ट्रेनिंग बाय सेल्स मैनेजर्स। आपके पास परफेक्ट मैनेजर्स जो भी हैं उनके पास कोई भी सिस्टम नहीं है जिससे प्रोस्पेक्ट्स को अच्छी तरीके से ट्रेन किया जा सके, उनकी प्रॉब्लम को समझा जा सके, फिगर आउट किया जा सके आखिर क्यों वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्यों वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो जाते हैं तो उनकी पैम्परिंग जो होती है, जब वो पैम्पर्स बांटते सॉरी पैम्फलेट्स बांटते हैं उसके बाद वो निगेटिव हो जाते हैं, पैम्फलेट्स बांटते हुए उनके पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं आते, उनके पास लीड्स नहीं आती, क्यों वो इतने निगेटिव हो जाते हैं, क्यों फ्लैरिंग करते समय डरते हैं, क्यों कैंप लगाते समय डरते हैं, कुछ कैंप लगाते हैं तो वहां पे सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ जगह पे कैंप लगाते हैं वहां सक्सेसफुल नहीं होते, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये कोई एडिक्वेट मैनेजिंग सिस्टम है ही नहीं, मैनेजर्स फॉलो करते नहीं। तो मैनेजर्स को सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सीआरएम एक बहुत बड़ा है, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव एज अ मैनेजर और मैनेजमेंट, तो ये चीजें सीखनी होंगी, एक सीआरएम प्रॉपर फॉलो करना होगा। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं आपके कॉल्स पे, आपकी चीजें जो आप प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हो, जब अपने मैनेजर से, अपने सीनियर से, अपने आइडल से डिस्कस करोगे, तो वो चीजें बता पाएंगे। लेकिन जब आप उनको एक्यूरेट बता ही नहीं पाओगे, आप अपने गेस वर्क्स में रहोगे, आप चीजों को इस तरह से करते करते रहोगे कि उनको हमेशा डायलेमा में रखोगे, उनसे सही सच्चाई बताओगे नहीं, तो कहां से वो आपकी हेल्प करेंगे? तो शेड्यूल करना पड़ता है ट्रेनिंग को, जिस तरीके से फ्राइडे संडे शेड्यूल होती है हर ट्रेनिंग, हर सिस्टम, वो इसलिए होती है ताकि आपको हर चीज सिखा सके। तो वो इसीलिए है, हर एक मैनेजर को, हर एक सिस्टम को, हर एक आइडल को, हर एक क्या कहते हैं मेंटोर को ये चीजें कहीं ना कहीं अलाइन करनी होंगी, और उसके बाद आपका कहीं ना कहीं कीमती समय उनको लेना होगा, उनको सीखना होगा। यहाँ पे बैठ के सिर्फ रील्स पे और अपने इंस्टाग्राम पेज पे सिर्फ अपने अंगूठों को रगड़ाइए मत। कोशिश करिए कि जब मौका मिले तब आप अपने मेंटर के साथ बैठ के, अपने आइडल के साथ बैठ के उस चीज को सीखें। आपके काम में बढ़त होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए उस चीज को सीखने का, उस चीज को बढ़ाने का, ना कि उसके साथ बैठ के रील्स चलाने का। बिकॉज मुझे क्या है या किसी और मेंटर को क्या है, वो क्यों ही सिखाएगा? क्योंकि उसको तो पता है कि उसको जो काम करना वो तो करेगा ही करेगा, ऑब्वियसली वो करते ही रहेगा। जितने भी सीनियर्स है वो सारे काम यही करते रहे। बट क्या उन अर्जुन के अंदर चाहत है उस काम को सीखने की? क्या कोई अर्जुन बनना चाहता है? नहीं। आज का जवाब है नहीं। बनना चाहता तो अपने लक्ष्य को कब का भेज चुका होता।
उससे कम से कम एक लक्ष्य तो भेदा गया होता। और जब वो भेद के आता तो उसका टीचर खुद कहता कि अब मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो मैनेजर्स को भी एक सिस्टम फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस तरीके से आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना और अपना कीमती वक्त दिया। दोस्तों, आज सिर्फ लिखने का ही काम नहीं था, लिखना ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना था, सुनना था। लिखने का काम आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें कही गई हैं उस पर अमल करिएगा। उस सिस्टम को फॉलो करिएगा जिस सिस्टम के आप अधीन हैं, क्योंकि एक सिस्टम ही है जो आपको शेप में लाएगा और आपके अंदर से उन चीजों को उभारेगा जो वाकई में आपके अंदर दबी हुई है। तो एक मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उन लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किया जो मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने सेल्स को आगे एक मुकाम तक पहुंचाया है। क्योंकि मैं हर एक सेल्स पर्सन का दर्द जानता हूं जो मेरे साथ रहे। मैं जब दिल्ली में था तो यकीन मानो दोस्तों, मैं कम से कम नहीं तो 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल चला हूं अपने सेल्स टीम के साथ, अपने साथ, और अकेला भी। तो मुझे पता है कि जूतों में छेद कब पड़ते हैं, उन गड्ढों को भरना कैसे है, नया जूता लाएंगे कैसे। तो ये मैंने जो आज एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये सिर्फ मेरा 15 साल का नहीं है, उन सभी लोगों का है जो मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे सिखाया, जो आज एक मेंटर के रूप में जो मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने भी मुझे सिखाया 15 साल में। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस मेरा 60 या 70 साल का है। आज वही सारी चीजें मैं आपके सामने लेके आया, और समय जरूर ज्यादा लिया है मैंने, 15 मिनट का, क्योंकि 15 मिनट तो आपके कहीं ना कहीं वो थे जहां पे आपने जाना कि वो चीजें क्या थी। तो इन्हीं सिस्टम के लेके आप काम करिएगा, इन सिस्टम पे जो बारीकियां हैं उन पे काम करिएगा। और यकीन मानना कि आपको सेल्स अगर ना हो, आपके पास पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स ना आए, तब मेरे पास आइएगा, तब मैं बताऊंगा कि आपने गलती कहाँ कहाँ करी, कैसे कैसे करी है। बिकॉज एक गुरु बता पाएगा कि अर्जुन ने गलती कहाँ करी थी। और सारे, जब उसके शिष्यों में, आपको एक कहानी छोटी सी है कि द्रुपद को पकड़ने के लिए बोला गया था, तो कौरवों ने कहा कि हम पकड़ के लाएंगे। पकड़ के सिर्फ अर्जुन लेके आए थे, कोई नहीं पकड़ पाया था, सब हार गए थे। उसका कारण था डिटर्मिनेशन। उनको सिर्फ ये ज्ञात था कि मुझे द्रुपद को पकड़ना है और कुछ नहीं करना है, इसलिए वो द्रुपद को पकड़ पाए थे। तो आपकी गलतियां कहाँ हैं, वो गुरु जानता है। आप कहाँ पे टूट रहे हो, वो गुरु जानता है, वो गुरु बताएगा। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपने जो पॉइंट्स नोट किए होंगे चोरी से या स्क्रीनशॉट लिए भी होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये सेशन मिलेगा, आप इसको जाके कहीं ना कहीं आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फिर से आपको ये सेशन मिलेगा, और आपको ये वर्ड टू वर्ड मिलेगा। आप जाके अपने पॉइंट्स बनाइएगा, उस पर काम करिएगा, अपनी लीड्स पे काम करिएगा, अपने प्रोस्पेक्ट्स पे काम करिएगा। और इसके साथ जब आपको कहीं भी जरूरत होगी, हम एज अ लीडर, एज अ गुरु, आपके साथ खड़े होंगे, हर लेवल पर, हर जगह पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर, ओवर टू यू। तो साथियों, कैसा लगा आज का सेशन आपको? सर आपका आशा माइक। करते हैं आपने आज बहुत ही गहराई से, और ये सब जो वरदान सर ने जो 16 पॉइंट्स बताए ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल थे, राइट? ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज थी जो आपको दी गई। तो साथियों, सबसे पहले हम थैंक्स करेंगे और वरदान आदित्य सर को, जिन्होंने अपने इन एक्सपीरियंस को और उन उस बेहतरीन नॉलेज को आपके सामने पेश किया। और इस अपने प्लेटफॉर्म को भी हम थैंक्स करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से आज हम सीख पा रहे हैं। और हम सब सीखने के लिए यहाँ पर 1.5 घंटे से मैं देख रहा हूँ आप लोग बराबर से, जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर थे, कोई भी इस मीटिंग से गया नहीं और उसने बराबर से पूरी मीटिंग को ध्यान से सुना। राइट, ये एक अच्छी बात है कि आप लगातार उन चीजों को सीख रहे थे। साथियों, इसी तरीके से हर फ्राइडे हमारे इकाना मैनेजमेंट की तरफ से आपके लिए ट्रेनिंग्स तैयार करी जाती हैं। और ये जो ट्रेनिंग्स के जितने भी पार्ट हैं, ये पार्ट आपको आप यूट्यूब के, इकाना के यूट्यूब चैनल पे भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप जाकर वहां भी फिर से देख सकते हैं, फिर से सीख सकते हैं। अगर आप वहां पर कोई चीज आपसे छूट गई है, कोई पॉइंट्स आपसे मिस हो गया है, तो आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, राइट? और बस आप लोगों को मीटिंग के अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो आज चीजें सिखाई गई हैं उसको प्रैक्टिकल भी करना है, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी फील्ड के अंदर। बहुत सारी जो गलतियां हैं, हम कहीं ना कहीं वो गलतियां कर रहे थे, लेकिन अब उनको दोहराना नहीं है। जो चीजें आज हमने जानी कि हम कहाँ कहाँ पर कौन सी गलतियां कर रहे थे, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि जो स्टार्ट होता है कि हमें अपना जो एक गोल है ना, वो करेक्ट करना है।
कि हमें सही गोल के डायरेक्शन के अंदर जाना है, गोल कैसे सेट करना है, इन सभी चीजों पे हमें काम करना है। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम स्टार्ट में ही गलती करते हैं। आज सर ने बहुत अच्छे से बताया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे हमें किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और कभी कभी इस पे हम लोग और डेप्थ पे जाएंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे हम कभी डेप्थ में और अच्छे से आप लोगों को सिखाएंगे कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ऑब्जेक्शंस को पास करते हैं, राइट, और वहां से उसके बाद हम सेल्स को क्लोज करते हैं। है ना, हमको ये आज बहुत अच्छे से जानने को मिला कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस के साथ कितना समय बिताना है। जब हम क्या करते हैं, कभी कभी सर ने एक पॉइंट्स उसमें बहुत अच्छा मेंटेन किया था कि हम जिसको जरूरत ही नहीं है कुछ प्रोडक्ट्स की, हम उसको भी पूरी नॉलेज और 100% एफर्ट डाल रहे हैं, और वो एफर्ट हमारा एफर्ट लेस हो जाता है, हमारा टाइम जो है बेकार जाता है वहां पर, और हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, राइट। तो बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे बहुत ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स से दोस्तों, ये वही बता सकता है जो फील्ड में खुद से उतरा है, राइट। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था जो आज आपको दिया गया। तो आशा करते हैं आप सभी लगातार हमारे कोई भी फ्राइडे ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं करेंगे, और अपने साथ अपने सभी ईबीओस को जरूर इस मीटिंग के अंदर हम पार्टिसिपेट कराएं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अकेले सीखेंगे तो सिर्फ सीखते रह जाएंगे, अगर आप अपने ग्रुप और समूह में सीखेंगे तो सीखने के साथ साथ कमाएंगे, आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। और हमारा काम ही है कि हम आपको आसान से आसान तरीका बता पाएं, ताकि आप अपने काम में सफल हो, राइट। तो आज की मीटिंग बहुत शानदार थी। संडे को हम मिलते हैं लाइफ चेंजिंग इवेंट के अंदर, और संडे को हमारे सभी न्यू एसोसिएट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है, और हमारी एक जिम्मेदारी है हम अपने सभी साथियों के साथ, सभी नए एसोसिएट्स के साथ, सभी नए गेस्ट के साथ हम उस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज का दिन आपका शुभ रहे। और मीटिंग के अंत में सभी लोग अपना अपना माइक ओपन करके एक बार, जो आज आपके मेंटोर थे मिस्टर वरदान आदित्य सर, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय और कीमती ज्ञान दोनों आपको दिया, राइट, और आपने ध्यान से सुना, तो एक बार सबसे पहले वरदान आदित्य सर को थैंक्स कहेंगे, और उसके बाद सेल्फ को भी थैंक्स कहेंगे, क्योंकि हमने बड़ी पेशेंस के साथ उस चीजों को सुना और हम उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो एक बार सभी लोग, मैं चाहूंगा कि सभी अपना माइक ओपन करें और एक बार एक साथ हम सभी थैंक्स कहेंगे उस थैंक मेंटर यू को जिस मेंटर सर। ने आज आपको जानकारी दी, राइट। सभी एक साथ, ये आधा अधूरा थैंक्स नहीं चलेगा, आप इमोजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की मीटिंग पे विदा लेंगे। थैंक यू सो मच, सभी थैंक को यू राधे। सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू।